जय गुरुजी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अंकल फॉर आस्किंग मी, मेरे को ये मौका देने के लिए कि गुरु जी का सत्संग शेयर करना है। आज का सत्संग गुरु जी ने मेरा एक सत्संग कंप्लीट कराया आज, जो भी सबसे पहले मैं वही शेयर करूंगी, उसके बाद मैं अपनी जर्नी शेयर करती हूँ। पिछले 2 महीने से मई से मेरी इच्छा थी, हमने नया घर लिया और मेरी इच्छा थी कि मैं अपने घर में सत्संग कराऊं फादर्स डे वाले दिन, और मैं अपना सत्संग शेयर सत्संग करना चाहती थी। मैंने ये नहीं कहा शेयर करना, बट मैं सत्संग करना चाहती थी फादर्स डे वाले दिन। तो मई के अंदर मेरी हैरी अंकल, जो कि गुरुजी की बहुत पुरानी संगत है, उनसे मेरी बात हो रही थी। और तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा पता नहीं गुरुजी मेरे घर कब आएंगे। वैसे तो वो मेरे साथ ही हैं, मेरे साथ ही आए हैं घर में और मेरे साथ ही रहते हैं, लेकिन मुझे ये था कि वो मेरे घर में कैसे धूमधाम से आएंगे और मेरे साथ रहेंगे, मुझे ब्लेस करेंगे। तो उन्होंने मुझे बोला मई में कि अनु आंटी जून में आएंगे, सेकेंड वीक में 18-19 को ऐसे आएंगे, 18 के करीब आएंगे वो। तो मैंने कहा हैरी अंकल वो तो बहुत देर है, मेल है अभी, तो 2 महीने वेट, 1.5 महीना वेट करूं फिर तो कैसे होएगा। तो वो कहते हैं बस मैं तो कभी भी कुछ भी करना हुआ ना पूरा हो जाता है। तो पता नहीं गुरु जी की मेहर हैगी, जब उन्होंने आना हो आएंगे, बट मुझे लगता है कि वो तब आएंगे। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मेरा बड़ा दिल था कि गुरुजी फादर्स डे वाले दिन आए मेरे घर में, लेकिन बहुत देर है, मैं सत्संग उसी दिन कराना चाहती थी, लेकिन अभी तो बहुत टाइम है। तो वो कहते चलो गुरुजी की मेहर जब जो होगा, गुरुजी की इच्छा। संगत जी, मैंने प्लान करना शुरू किया मई के अंदर कि गुरुजी आएंगे, गुरुजी आएंगे। मई की कोशिश करती रही, लेकिन डेट नहीं मिल रही थी मुझे घर में सत्संग करने के लिए। तो फाइनली मुझे 2 डेट्स मिली, 4, 5 और 25 जून की। मेरे हिसाब से मुझे लग रहा था कि फादर्स डे, मेरे को तो डेट भी नहीं ध्यान थी, मुझे लग रहा था सेकंड वीक में होता है, तो 12 या 13 वाले वीकेंड को ही फादर्स डे है। तो मैंने यहाँ पे गंगा आंटी को फोन किया, मैंने उनको बोला कि मेरे को सत्संग थोड़ा सा लेट नहीं हो सकता, 4-5 थोड़ा जल्दी है, अब 12-13 को। अपनी तरफ से मैं स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही थी कि मैं फादर्स डे वाले वीकेंड पे करना चाहती थी, जो कि 12-13 को है। लेकिन गुरु जी तो हमारे फादर है, ही इज लाइक, उनको ज्यादा पता है कि कब क्या करना है। तो गुरुजी ने पहले, गुरुजी को पता था कि कब फादर्स डे, मुझे नहीं पता था। तो गंगा आंटी ने मुझे डेट दी 18th की। तो मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, फादर्स डे वीकेंड के बाद ही है ना, 12-13 को वीक, अगर फादर्स डे है तो 18 तो फ्राइडे ही हुई ना, चलो कोई बात नहीं, जैसे गुरुजी की इच्छा। और 8 और 1 9, और मेरे एक्सीडेंट को 27 साल हो गए, क्योंकि 7 + 2 9 अगेन होता है, 7 और 2 9 होता है। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, जैसे गुरुजी की इच्छा, फ्राइडे है, चलो 18 को कर लेते हैं सत्संग। तो मेरे को बाद में जब ध्यान आया, मैं पता नहीं अपने भाई से बात कर रही थी और मैंने कहा अगर मेरी तो बहुत इच्छा थी फादर्स डे वाले दिन कराने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा। तो वो कहता है अनु तेरे को पता है कि फादर्स डे कब है? मैंने बोला नहीं। कहते 30 को है। मैंने कहा ओहो चल अच्छा हो गया ना, फ्राइडे को फादर्स डे पहले ही फादर मेरे घर आ जाएंगे, पहले ही गुरुजी मेरे घर फ्राइडे को ही आ जाएंगे फादर्स डे से पहले। और बड़ी इच्छा थी, तो शुक्राना करा गुरुजी का। मैंने हैरी अंकल को करा टेक्स्ट इनवाइट के लिए, तो हैरी अंकल ने राइट अप बोला कि देखा मैंने मई में, उन्होंने मुझे याद कराया कि मैंने मई में तुझे क्या बताया था। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी का कि उनको ज्यादा पता होता है। 18 को मेरे घर में सत्संग हुआ, शुक्राना गुरुजी का, शुक्र गुरुजी को धूमधाम से गुरुजी मेरे घर में आए। और मेरी इच्छा थी कि मंजू शर्मा आंटी जो कि लाइव सिंगिंग करती है, तो मेरे को था कि मैं उनको अपने घर में लाइव सिंगिंग, लाइव सत्संग कराने का मेरी बहुत इच्छा थी। लेकिन जूम की प्लेलिस्ट तैयार हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि पहली बार मैं कर रही थी सत्संग अपने घर में। तो मैंने गंगा आंटी को बोला मंजू शर्मा आंटी आएंगी, चलो अब जूम सत्संग की प्लेलिस्ट तो तैयार हो गई, चलो बाद में वो थोड़ा सा कर, लेकिन मेरे मन में इच्छा थी कि वो लाइव करें। देखो संगत जी की गुरु जी कैसे करते हैं, पहली बार ऐसे ऐसा हुआ, सबने मुझे यही बोला कि कभी ऐसे होता नहीं है। जूम में हमने प्ले करना शुरू किया, प्ले लिस्ट प्ले हुई,
पता नहीं क्या हुआ, पहली बार डिस्कनेक्ट हो गया, रुक गया, सत्संग टोटली रुक गया। कभी ऐसा नहीं होता, कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या हुआ। हमने मंत्र जाप शुरू किया, मैंने मंजिल शर्मा आंटी को बोला आप मंत्र जाप शुरू करो, सबने करना शुरू किया। 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, उसके बाद मुझे समझ नहीं आती हो क्या रहा है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद सत्संग रुकता जा रहा था और बिल्कुल दोबारा लॉग इन करो। फिर तीसरी चौथी बार हुआ, तीसरी बार हुआ तो मंजिल शर्मा आंटी ने अपने आप ही गाना शुरू किया। तब तक 1.5 घंटा हो चुका था। तो मेरे हिसाब से जो प्लेलिस्ट थी वो 2 घंटे की थी, लेकिन गुरु जी क्या करते हैं, 1.5 घंटा ऑलमोस्ट हो चुका था। मंजुल शर्मा आंटी ने एक शब्द गाया, उसके बाद उन्होंने शुक्राना करा। तो राइट अवे मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा शुक्राना गुरु जी। मेरे दिल में इच्छा थी कि मेरे घर में वो लाइव सत्संग करें, पर वो कैसे उन्होंने करा, उन्होंने उनसे शब्द कराया, शुक्राना कराया, आरती कराई, फिर शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना अनंतम शुक्राना। उसके बाद मेरा सत्संग इतना अच्छा हुआ, इतनी रौनक लगी, गुरुजी आए घर में, बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग था। इट वाज लाइक कि गुरुजी बस हमारे साथ ही थे, हमारे अंग संग। गुरुजी की जोत अभी भी जल रही है मेरे घर में उस दिन से, और इतना अच्छा लगा। लेकिन फादर्स डे वाले दिन की भी मेरे मन में जो इच्छा थी, कल रात को, मैं न्यूयॉर्क से बोल रही हूँ, तो कल रात को यहाँ पे फादर्स डे शुरू हो गया था। मेरा फोन हमेशा बंद होता है, मैं हमेशा उसको वाइब्रेटर भी नहीं ऑन करती, लेकिन एकदम टोटली बंद कर देती हूँ फोन को। लेकिन कल पता नहीं गुरुजी ने क्या किया, मुझे नहीं पता। मैंने गोपाल सेठी अंकल का सत्संग हो रहा था और मुझे सिंगापुर से इनवाइट आई थी, तो मैंने उनमें लॉग इन कर लिया। 12:05 पे शुरू हुआ, तो मैंने ऑन करके फोन के ऊपर बेड के पास रखा और मेरी नींद लग गई, आंख लग गई। पता नहीं मैंने ऑन नहीं, ऑफ किया नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता, थकी हुई थी, सो गई, आंख लग गई। लेकिन मैं सुन रही थी सत्संग, नींद में भी जैसे तुम्हारी रूह सुन रही होती है वैसे मैं सुन रही थी। 2:15 बजे के करीब एकदम से फोन बजा। मैंने बोला ये क्या हो गया एकदम से। मैंने फोन उठाया, मैंने लॉग ऑफ किया उस जूम सत्संग से, और मैंने राइट अवे फोन उठाया। बड़े मंदिर से फोन था, कुणाल अंकल का, एंड उन्होंने राइट अवे का जय गुरु जी, मैंने बोला जय गुरु जी, और मैंने बड़े मंदिर का नंबर सेव करके रखा था। ये क्या था, उसमें बड़ा मंदिर लिखा हुआ था। मुझे कुणाल अंकल ने कॉल करी, लेकिन मेरा बड़ा मंदिर लिखा हुआ था। पता नहीं कैसे गुरु जी का क्या हुआ, मुझे नहीं पता, अभी तक मुझे समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। और राइट अवे फोन आई, मैंने उनसे बात करी, उन्होंने कहा अनु आंटी आप सत्संग शेयर करोगे। अभी मैं आधी नींद में थी, 2:15 बजे थे, मुझे कुछ नहीं पता। राइट अवे मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा अरे संडे है, ये तो फादर्स डे वाला दिन है। तो आज मेरा सत्संग गुरुजी ने कैसे कंप्लीट कराया कि मैं फादर्स डे वाले दिन गुरुजी को, जो कि मेरे फादर हैं, जिनकी कृपा से मैं जो हूँ आज, मैं जहाँ पे हूँ आज, अगर वो ना होते मेरी जिंदगी में तो मैं कुछ भी नहीं थी। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना, हैप्पी फादर्स डे गुरुजी। आप तो अगर मेरे को अगर अपनी शरण में ना लेते तो मैं कुछ भी ना होती। इसके बाद मैं अपनी जर्नी शेयर करती हूँ कि मैं गुरुजी से कैसे कनेक्ट हुई। मैं गुरुजी से तो मैंने जो रूबरू मत्था टेका था गुरुजी को, वो 2016 में टेका था, लेकिन गुरुजी उससे पहले भी मेरे साथ में थे। मेरे को जब मैं ये बात है 1989 की बात है, ये मैं इंडिया में थी, तब मेरी शादी हुई थी संजीव से। संजीव अमेरिका में रहते थे, और गुरुजी कैसे प्लानिंग करते हैं हमें पता भी नहीं होता। मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि संजीव से मेरी शादी हो जाएगी। संजीव मेरे अंकल है, वो यहाँ से अमेरिका से इंडिया गए थे, और कहाँ पे माता की चौकी थी, हमने मिलना था, उन्होंने वहीं पे मिले, और राइट अवे ही उन्होंने सोचा कि अनु से ही शादी करनी है। और मेरे को था कि मैं तो पढ़ रही थी, नहीं करनी, बट एनीवे गुरुजी ने, उनकी प्लानिंग थी सारी। उस टाइम पे गुरुजी से जुड़ी नहीं थी, मैं माता रानी में बिलीव करती थी। तो संजीव के साथ मेरी शादी हुई, मेरा बेस्ट टाइम था जो 1 साल हमारा निकला। मैं प्रेग्नेंट हो गई, तो हमारे को उन दिनों में जब मैं प्रेग्नेंट हुई, तो उन दिनों में मुझे नहीं पता था कि अभी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और मेरे को जहाँ भी हम सैर करने जाते थे, हम शिलोंग गए, दार्जिलिंग गए, हर जगह घूमने गए, मुझे सांप दिखा करते थे। मुझे नहीं पता कि क्या किस लिए था वो सांप, लेकिन अब अगर मुझे पता चलता तो मुझे लगता है उस टाइम पे गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे थे। मुझे नाग देवता दिखते, सांप दिखते थे, मैं भाग के आ जाती थी, और सबने मुझे बोला अनु तूने कोई मन्नत तो नहीं मांगी। मैंने कहा ना। कहते तू शिवलिंग पे जल चढ़ा के आ। और कहाँ पे हम जाते थे जंगलों में घूमने के लिए, कोई ना कोई शिव जी का मंदिर दिख जाता था, जल चढ़ाया। एक गुरुजी की ब्लेसिंग तो हमेशा मेरे साथ ही थी। जब मैं प्रेग्नेंट, जब श्रेया मन्नू का पता चला, मन्नू मेरा बेटा, जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, कंफर्म हुआ, तो उसके बाद मुझे सपने में पूरी रात सांप ही सांप दिखा करते थे। दीवारों पे चल रहे हैं, मेरे पेट पे छोटे छोटे सांप चल रहे, मेरे चारों तरफ सांप ही सांप होते थे। रात को मैं सुबह उठती थी, मैंने अपनी नानी को बोला, मैंने कहा नानी मेरे को सपने में सांप ही सांप क्यों दिखते हैं।
पता नहीं, मुझे डर लगता है कि क्या कुछ है। कहते नहीं अनु, तेनू शिव जी की ब्लेसिंग है, तेरा मुंडा होएगा। उस टाइम पे मुझे लगा पता नहीं ये ओल्ड है, इनको क्या पता, इनको ओल्ड लोगों को यही होता है कि बेटा बेटा चाहिए होता है, तो इसलिए मुझे ऐसे कह रही है कि तेरा बेटा होएगा। मैंने उनकी बात को मजाक में लिया। लेकिन मन्नू पैदा हुआ इंडिया के अंदर, तब तक संजीव अमेरिका वापस आ गए थे, क्योंकि संजीव ने यहाँ पे आके घर लेना था, सेटल करना था सब कुछ। तो उन्होंने कहा अनु मैं जाता हूँ अमेरिका, तेरे पेपर्स हो जाएंगे, तब तक तू आ जाना। लेकिन इसमें भी गुरुजी की प्लानिंग ही थी। गुरुजी के साथ मेरा जो 10 महीने मेरे इंडिया में निकले वो बेस्ट थे संजीव के साथ। लाइक मेरे जो फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, उन्होंने मुझे सिर आंखों पे उठाया, इतना पैम्पर किया मुझे कि जैसे आगे पता था कि मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है। मेरा बेटा 2 महीने और 22 दिन का था, ये नंबर याद रखे, 2 महीने और 22 दिन का था जब तक संजीव ने अपने बेटे को हाथ में नहीं उठाया था पहली बार। वो उन्होंने मिस करे थे 2 महीने और 22 दिन। और जब मैं अमेरिका पहले पहुंची थी 2 महीने और 22 दिन, तो संजीव ने जब पहली बार मनु को गोदी में उठाया था, उसके बाद हमारी जर्नी चल रही थी। संजीव की माँ कहते हैं ना कि गुरुजी की मैंने सत्संग में व्याख्या में ही सुना हुआ है कि जब तक माँ बाप होते हैं, कई बार कई बच्चों के ऊपर कोई कष्ट नहीं आता, क्योंकि माँ बाप की ब्लेसिंग उनके सिर पे रहती है, उनका आशीर्वाद रहता है। तो संजीव के साथ भी यही था, उनकी मम्मी की ब्लेसिंग उनके सिर पे थी, क्योंकि उनको भी संजीव ने मांग मांग के लिया था। 8 साल के बाद पैदा हुए थे संजीव, बहुत मांगा था, बहुत मिन्नतें मांगी थी। संजीव की मम्मी की डेथ हुई जनवरी के अंदर 1994 में। संजीव को जाना पड़ा इंडिया। मैं उस टाइम श्रेया के साथ प्रेग्नेंट थी, और श्रेया को भी मैंने बहुत मांग मांग के लिया था। मैं माता रानी को उस टाइम इतना हाथ जोड़ती थी, मैं कहती थी माता रानी मेरा एक बेटा है, अगर दूसरा बेटा होगा तो मैं उसको हॉस्पिटल में छोड़ के आ जाऊंगी, मेरे को बेटी ही चाहिए, कुछ भी कर मुझे बेटी ही चाहिए। संगत जी, ये सबसे बड़ी गलती मैंने करी थी कि मैंने मांगा था, क्योंकि मुझे अब पता चलता है कि मांगना नहीं चाहिए, हमेशा मानना चाहिए। जो गुरु जी तुम्हें देते हैं जिंदगी में, छोटा बड़ा अच्छा बुरा जो देते हैं, हमें झोली पर ला के उसको लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उसमें हमारे लिए क्या भलाई है। लेकिन हम बच्चे होते हैं, हमें पता नहीं चलता। उस टाइम पे मैं बहुत यंग थी, आई वाज लाइक 23 साल की थी मैं उस टाइम, 23-24 साल की थी, तो मेरे को पता नहीं था। तो मैंने बड़ा मांगा था गुरुजी से श्रेया को, जो मेरी बेटी। तो मैं प्रेग्नेंट थी श्रेया के साथ, तो संजीव को इंडिया जाना पड़ा, क्योंकि डॉक्टर्स ने मना किया था, वो बहुत नीचे आ गई थी, और गुरुजी डॉक्टर्स ने कहा कि अनु ट्रैवल नहीं कर सकती है। तो मैं और मेरा बेटा अमेरिका में थे, न्यूयॉर्क में। संजीव को जाना पड़ा। मैं रात को बहुत डरा करती थी उस टाइम पे। तो मैं रात को जब सोई, लेकिन अब गुरुजी ने सोची थी कि देख अनु, मैं तेरे नाल से उस टाइम भी सीगा। मैं उस टाइम पे रात को सोती थी संगत जी, मैं और मेरा बेटा, मैं पूरी कमरे की लाइटें ऑन करके सोती थी, टीवी ऑन रहता था, मुझे बहुत डर लगता था, हीटिंग चलती थी तो ऐसे लगता था ठा ठा की आवाज आती थी, कोई घर में घुस ना जाए। तो लाइटें ऑन होती थी, मुझे ऐसा लगता था चलो कोई नहीं आएगा। हम बेड के ऊपर सोते होते थे, बेड के सिर के ऊपर पीछे मुझे ऐसा लगता था येलो सूट के अंदर। और संगत जी, मेरा ये वहम नहीं था, मैंने देखा है मेरे सिर के ऊपर आके। उस टाइम पे तो मैं ये सोचा करती थी कि मम्मी है संजीव की, जो कि मुझे बहुत प्यार करती थी, उनको मेरी फिक्र है, तो वो मेरे सिर पे आके खड़ी हो जाती हैं देखने के लिए कि मन्नू भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। मुझे नहीं पता वो गुरु जी थे, शायद वो मन्नू का ध्यान रखने के लिए आते थे या मेरे पास आते थे, मुझे नहीं पता। वो हमारे सिर पे आके खड़े हो जाते थे येलो सूट के अंदर, और जैसे ही मैं आंखें ऊपर करके देखती थी कि मुझे लगता था हमारे पास कोई खड़ा हुआ है रात को, आधी रात को, मैं ऊपर सिर करके देखती थी और उनको चलता हुआ जाते हुए देखती थी अपने कमरे के बाहर। मैं बहुत रोती थी, मैं बहुत डर जाती थी, और मैं संजीव को फोन करके कहती थी मेरे कमरे में शायद मम्मी आती है हमारा ध्यान रखने के लिए, कोई ना कोई होता है यहाँ पे। तो संजीव कहते कि तू प्रेग्नेंट है, तेरे को ऐसे लगता है वहम है। ऐसे नहीं संजीव, तुमको नहीं पता, कोई है, कोई आता है रात को जो मेरा ध्यान रखता है। संगत जी, ये गुरुजी ही थे जो उस टाइम पे भी मेरे साथ थे। हमें पता ही नहीं था कि गुरुजी कौन है, मैं तो माता रानी पे विश्वास करती थी। वो अपनी प्रेजेंस उस टाइम पे भी उन्हें मुझे बता के गए, अब याद जलाया उन्होंने कि तब भी अनु मैं तेरे साथ ही था। संजीव वापस आए, श्रेया पैदा हुई April 10 को। संजय जी, वो जो 2 महीने और 22 दिन संजीव ने मन्नू को नहीं उठाया था, वही 2 महीने और 22 दिन संजीव ने श्रेया को उठाया, और 2 महीने और 22 दिन के बाद हमारा एक्सीडेंट हुआ। 2 जुलाई 1994 को
हम लोग गाड़ी में जा रहे थे, हम लोग काफी लोगों के साथ थे, हम जा रहे थे। मेरी आंख खुली, मैं बहुत टनल में चली गई थी, डीप टनल के अंदर, कि जैसे मैं मर गई हूँ। अचानक एंड में मुझे रोशनी दिखाई देती है और मैं उस रोशनी के बाद वापस आ जाती हूँ, जैसे किसी ने मुझे वापस भेज दिया। उस टाइम पे गुरुजी ने मुझे जान दी, मेरी जिंदगी बख्शी, मुझे सेवा बख्शी थी ना उन्होंने। मैं वापस आई, मेरी बॉडी टोटली दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी, टोटली टेढ़ी हो चुकी थी। मेरे आंख, मैं बाहर गिर गई थी 95 की माइल से, मैं 85 माइल स्पीड से गाड़ी चल रही थी और मैं चलती गाड़ी के अंदर से गिरी। पहले श्रेया गिरी 1 माइल पहले दूर, किसी ट्रक ड्राइवर ने उसको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दिया। उनको लगा कि वो कोई गुड़िया गिरी है बाहर, लेकिन वो मेरी बेटी थी। उधर से मैं भी गिरी बाहर, इतनी तेज स्पीड, गाड़ी इतनी तेज चल रही थी। उसके बाद गिरने के बाद तो कोई बचता भी नहीं है संगत जी, मैं तो शायद मर ही गई थी। लेकिन गुरुजी ने मुझे सेवा बख्शी थी, वो जान देते हैं ना पहले, उन्होंने मुझे जान दी, मुझे वापस भेजा। मेरे को लोग सीधा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने उनको बोला कि नहीं, एम्बुलेंस को आने दो, अभी मेरे को हाथ मत लगाओ। कोई बहुत ब्लीडिंग हो रही थी सिर से, सारे कांच घुसे हुए थे नाक में, सिर में, क्योंकि विंडशील्ड के बाहर मैं गिरी थी। संजीव को और श्रेया को एयरलिफ्ट करा उन्होंने, वहां से हेलीकॉप्टर आया था, उनको लेके गया। श्रेया की हेड इंजरी हुई, जो कि मुझे नहीं पता था, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया था। मेरी इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी, मैं अंदर से बहुत खून बह रहा था मेरा। तो डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि सर्जरी की जरूरत है। मैं बहुत डर रही थी। मेरे को उन्होंने आईसीयू में पूरे मेरे चेहरे के ऊपर, पीठ के ऊपर सारे मेरे जल गए थे, जैसे जलने की, बाहर गिरी थी तो नीली हुई थी और पता नहीं क्या था, मुझे खुद को पता नहीं था। मेरी बॉडी टोटली, मेरा जो जिस्म था पूरा जख्मी हुआ था। उन्होंने मुझे बर्न यूनिट में रखा, जहाँ पे जले हुए बर्न जलने के बाद जिस यूनिट में रखते हैं, मुझे हार्ट टेबल पे लिटाया गया 10 दिन के लिए, ताकि मेरा खून रुकना बंद हो अंदर ही अंदर। मेरे को सर्जरी के लिए बोल रहे थे, लेकिन मैंने बोला नहीं, मैं नहीं कर सकती। उस टाइम के अंदर जब मैं, अभी मेरा सर्जरी हुई थी, उस टाइम पे मैं बैठी हुई थी वहां पे, आईसीयू में ही थी, मेरे कांच निकाल रहे थे। तो जो रब है उस टाइम पे क्या क्या सोचते हैं, क्या होता है तुम्हारे लिए, क्या प्लानिंग होती है, ये सब गुरुजी सोचते हैं, उन्हें पता होता है। उस टाइम पे मुझे संजीव की चाची ने आके ब्लेम किया, बोला कि तूने मरवाया हमारे बेटे को, तू अगर ना लेके गई होती तो शायद इसके संजीव के साथ कुछ भी ना हुआ होता। मुझे नहीं पता था संजीव दूसरे हॉस्पिटल में थे, श्रेया कहाँ थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मुझे ऐसे ब्लेम किया गया। उस टाइम पे मैंने अपने रब को हाथ जोड़ा था, माता रानी को। उस टाइम मैं माता रानी से कनेक्टेड थी। मैंने कहा माता रानी, इसमें तो मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने तो किसी को भी कुछ नहीं करा, मैं क्यों अपने हस्बैंड को मरवाऊंगी, क्यों अपने बच्चे के साथ कुछ करूंगी, क्यों मैं ऐसे करूंगी। अगर आप हो तो संजीव को ही देना, ठीक रखना कि संजीव बताए सारी दुनिया को। मेरे को, मैं ब्लेम नहीं लेना चाहती। आई गेस रब ने सुनी मेरी बात। मेरे को हॉस्पिटल ये वार्ड में 6th फ्लोर के ऊपर थी और मेरी बेटी 7वें फ्लोर के ऊपर थी। मुझे नहीं पता, मैं 10 दिन तक पूछती रही कि मेरी बेटी कैसी है, मेरा हस्बैंड कैसा है। सब कहते थे सब ठीक है, सब ठीक है। 10 दिन के बाद डॉक्टर मेरे पास आई, उन्होंने बोला कि आपकी बेटी की ट्रोमैटिक सिर पे ब्रेन की इंजरी हुई है, उसके दिमाग के फ्रंटल लोब, जो दोनों के लोब्स होते हैं दिमाग के, राइट और दाएं और जो बायां जो होते हैं दिमाग के, वो उनको पूरा निकालना पड़ा। वो 2 महीने और 22 दिन की थी। तो उन्होंने बोला कि ये अब टोटली, ये अब कुछ नहीं कर सकेगी, ना ये देख सकेगी, ना बोल सकेगी, ना चल सकेगी, तो इसको जाने दो, आप इसकी ट्यूब्स पुल कर दो, इसको जाने दो। उस टाइम पे मैंने उनको, डॉक्टर्स को बोला, मैंने कहा अगर मुझे किसी को जान देने का हक नहीं है तो मैं किसी की जान कैसे ले सकती हूँ। और तो मेरे हस्बैंड की, मेरे अंकल की जान है वो, मैं उनसे पूछे बिना कैसे इसको जाने दूं। मेरे माँ बाप ने भी नहीं देखा, मेरे मम्मी पापा ने, किसी ने भी नहीं देखा था। उनको भी, वो भी आ रहे थे अमेरिका, इंडिया से मेरा ध्यान रखने के लिए। तो मैंने बोला कि मैं कैसे कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, उसको जाने दो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ आगे बहुत टफ है। उनको पता था कि संजीव के साथ क्या हुआ है, मुझे तो कुछ पता ही। मैंने बोला नहीं, मुझे अपनी बेटी को देखने दो पहले। जब मैं बेटी को देखने के लिए गई ऊपर संगत जी, वो छोटा सा जैसे ट्रांजिस्टर होता है ना, पूरी तारें ही तारें, उसके मुंह पे वेंटिलेटर लगा हुआ था, उसको आंखें सूजी हुई थी, उसको सीशस हो रहे थे, उसको जैसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उसको वो हो रहे थे। मुझे कुछ नहीं पता था, जैसे छोटा सा मैंने बच्चा उठा, मैं बहुत रोई। उस टाइम तक मेरे पास साईं बाबा की साई सच्चरिता पहुंच गई थी। मेरी कजन आई,
वो मुझे कहते हैं अनु शायद तेरे लिए ही आई थी, किसी और के लिए आई थी, पर पता नहीं किसने मेरे पास भेजी है, तो शायद तेरे पास पहुंचनी थी ये। गुरु जी को पहुंचा, गुरु जी ने साईं बाबा के रूप में मेरे पास आए, मेरे पास साई चरिता पहुंची। मैं दिन रात वही पढ़ती थी। बाय द टाइम जब तक मैंने सोचा कि सोची, भगवान नहीं डाली, गुरु जी नहीं डाली, बाबा नहीं डाली कि उस लड़की को जाने दें, तब तक मैंने सोचा कि हाँ अब इसकी ट्यूब्स पुल कर देते हैं, जाने देते हैं। तो बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने कोशिश करी लेकिन वो अपने आप सांस लेने लग गई। ये भी गुरु जी की कृपा थी, मुझे सेवा बख्शती थी ना। मैंने मांगा था, तो मांगते नहीं है, मांगते हैं। तो उसके लिए गुरु जी ने उस बेटी को सांस अपने आप लेने लग गई थी, पर वो कोमा में थी अभी भी, उसको कुछ नहीं पता था उसके आसपास क्या हो रहा है। तो मैं अपने आप को प्रिपेयर, अपने आप को तैयार कर रही थी कि मैं एक हैंडीकैप बच्चे का ध्यान कैसे रखूंगी, जो बोल नहीं सकेगी, जो देख नहीं सकेगी, जो चल नहीं सकेगी। तब तक संजीव के घर वालों ने इंडिया के अंदर उन्होंने अनाथ आश्रम में बात कर ली थी। उन्होंने मुझे बोला तू अपनी बेटी को अनाथ आश्रम में भेज दे इंडिया, ताकि तू अपने हस्बैंड का ध्यान रख सके। मुझे नहीं पता था तब तक संजीव का क्या हाल है। तो मैंने बोला मैं अपनी बेटी को किसी को नहीं दूंगी। उन्होंने कहा नहीं, तू एक काम कर कि तू इसको भेज दे इंडिया में, अनाथ आश्रम में, वहां पे बड़े लोग होते हैं, वहां पे सबका ध्यान रखा जाएगा। मैंने बोला नहीं, मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी, वो मेरे पास ही रहेगी, मैंने ही उसका ध्यान रखना। उस टाइम पे आई थिंक गुरुजी ने ही सोची डाली थी मुझे, मैंने नहीं जाने दिया, अपनी बेटी को अपने पास रखा। मैंने कहा जो मेरी किस्मत में लिखा है वो लिखा ही है, जो करना है मैं करूंगी। तब तक पापा मम्मी भी इंडिया से आ गए थे। मैं साइंस चरित्र पढ़ रही थी, सुबह शाम मैं वही पढ़ा करती थी। आई थिंक गुरुजी ने मुझे साइंस चरित्र के थ्रू बाबा से कनेक्ट करा दिया था, क्योंकि मैं किसी से कोई बात नहीं करती थी। पापा मम्मी आए, पापा संजीव को देख के आए थे। पापा ने मेरे सिर पे हाथ रखा जब मेरे को डिस्चार्ज हुआ, क्योंकि तब संजीव के हॉस्पिटल में जाना था, जो कि वहां से 2-3 घंटे दूर था। तो पापा ने मेरे सिर पे हाथ रख के बोला कि अनु, आज तू इस हॉस्पिटल से तो निकल रही है, तू घर जा रही है, दूसरे अस्पताल में जा रही है संजीव के पास, तेरी दूसरी जिंदगी शुरू है। तो जिस दुनिया में तू कदम रखने लगी है, वो बहुत टफ लाइफ, वो जिंदगी बहुत तेरे लिए मुश्किल होगी, बट ये तेरा डिसीजन है, ये तेरे को ही सोचना है। किसी का तेरे ऊपर कोई वो नहीं है कि तेरे को ये करना ही है, ये सब तेरा ही है कि तूने ही सोचना। तूने ही सोचना है कि तेरे को कैसे करना है, ये तेरे को कैसे ध्यान रखना है उनका। तो अगर तू ये डिसीजन ले रही है तेरे को ध्यान रखने के लिए, तो तू इसके बाद पीछे नहीं मुड़ेगी, हम तेरे साथ ही हैं। और एक बात याद रखना, अगर तू हंसेगी तो तू अपने आप हंसेगी, अगर तू रोएगी तो तू अकेली रोएगी। तो मैं ये बता रही थी कि हाँ, पापा ने बोला कि अनु, अगर तू हंसेगी तो तू अपने आप हंसेगी, अगर तू रोएगी तो तुझे अकेले ही रोना है। तेरे को तू और तेरा रब तेरे साथ है और कोई नहीं है, क्योंकि अगर तूने रोएगी तो दुनिया तेरे साथ कोई भी नहीं रहेगी। तू और तेरा रब है, हम तेरे साथ है हमेशा। तो पापा मम्मी मेरे साथ में थे। वहां से मैं निकली, वहां से मैं निकल के हम लोग डिस्चार्ज होके संजीव के हॉस्पिटल में गए। श्रेया को हमने वहीं पे छोड़ दिया था। श्रेया के हॉस्पिटल में जाने के बाद संजीव के हॉस्पिटल में जब हम पहुंचे तो उन्होंने मुझे संजीव को नहीं देखने दिया। पहले सारे डॉक्टर्स से सारे इकट्ठे थे, उन्होंने मुझे बोला कि संजीव को भी जाने दो, उनकी ट्यूब्स पुल करने के लिए मुझे बोला कि संजीव की गर्दन टूट गई है, C4-5 के ऊपर संजीव की चोट लगी है, वो कभी सांस नहीं ले सकेंगे, वो कभी चल फिर नहीं सकेंगे, उनके आधे लंग्स जो थे वो मर चुके थे, ARDS हो गया था उनको, और वो ऑक्सीजन पे रहेंगे और वो कभी घर नहीं जा सकेंगे, तो उनको भी जाने दो, उनकी लाइफ बहुत टफ है। उस टाइम पे मैंने बोला नहीं, संजीव को जीना पड़े मेरे बच्चों के लिए, संजीव को मैं ठीक करूंगी। डॉक्टर्स ने तो मुझे श्रेया की ट्यूब्स में पुल करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने नहीं करी, तो वो अपने आप सांस लेने लग गई ना, तो मैंने बोला संजीव भी वैसे ही सांस ले लेंगे। मुझे अपने रब पे भरोसा था, मुझे बाबा पे भरोसा था। मैंने बोला कि नहीं, वो ठीक कर देंगे उनको, जैसे श्रेया को किया है वैसे संजीव को भी ठीक करेंगे। उन्होंने बोला नहीं होगा, ये ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि संजीव की गर्दन में रीढ़ की हड्डी कट चुकी है टोटली C4-5 के ऊपर, तो ये बहुत ऊंचा लेवल की गर्दन की चोट है, तो उनको वो कभी ठीक नहीं होंगे। मैंने बोला नहीं, उनको जीना पड़ेगा, उनको आपको छोड़ना होगा उसके। उन्होंने बोला आयुष, आप
सोच लो। मैंने बोला हाँ मैंने सोच लिया, उनको जीना ही होगा। मैंने उसके बाद जब मैं कमरे में गई संजीव के, तो संजीव को एक बिस्तर पे लेटाया हुआ था कि जो दाई तरफ और बाई तरफ घूमता था हर 5 मिनट बाद, 10 मिनट के बाद, क्योंकि और संजीव के सिर के ऊपर उन्होंने वेट्स टांगे हुए थे गर्दन को स्टेबल कर, गर्दन को सीधा रखने के लिए, और संजीव को वेंटिलेटर लगा हुआ था। संजीव को स्टेरॉइड्स दिए हुए थे। संजीव का जो वेट था वो कम से कम 550 पाउंड का हो गया था। बॉडी इतनी सूज गई थी संजीव की। संजीव बात नहीं कर सकते थे। एक बारी आंखें ऐसे बंद करते थे तो इसका मतलब हाँ, 2 बारी आंखें बंद करते थे तो इसका मतलब ना। संजीव ने आंखों ही आंखों से मेरे से पूछा कि बच्चे कहाँ हैं, सब ठीक है, तू कहाँ पे थी इतने दिन तक, जैसे आंखों ही आंखों से बात कर रहे थे मेरे साथ। तो मैंने उस टाइम झूठ बोला। मैंने बोला कि बच्चे सब ठीक है, मैं भी ठीक थी, थोड़ी सी चोट ही तो लगी है मुझे, सब ठीक है, तुम भी ठीक हो जाओगे, हम घर चलेंगे, बस थोड़े दिन की बात है, तुम ठीक हो जाओगे, तुमको लड़ना ही है, तुमको ठीक होना ही है हम सब के लिए। संगत जी, मुझे नहीं पता मैं क्यों झूठ बोल रही थी, पता नहीं रब ने मुझे कहाँ से हिम्मत दी थी। मैं कमरे से बाहर आई, मैं बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोई। उस टाइम मैंने बाबा को हाथ जोड़े थे, माता रानी को हाथ जोड़े थे। मैंने कहा कि अगर किसी को मेरे घर से लेके जाना है, मेरे बच्चे ले जाओ, लेकिन संजीव को छोड़ दो मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए। मैं उसकी सेवा करूंगी, मैं संजीव की पोते भी सफा करूंगी, नहलाऊंगी धुलाऊंगी, सब कुछ करूंगी, मैं संजीव को घर लेके जाऊंगी। मैंने उस टाइम रब से वादा किया कि मैं संजीव को घर लेके ही जाऊंगी। तो प्लीज आप संजीव को छोड़ दो मेरे लिए, संजीव को छोड़ दो, मेरे को सेवा बख्शी। संजय जी, गुरु जी ने मुझे वो सेवा बख्शी। मैंने मांगा था सेवा करने के लिए। संजीव ने धीरे धीरे ठीक होना शुरू किया। 3-4 महीने के बाद संजीव को दूसरे अस्पताल में मूव करा। संजीव की सर्जरी हुई। श्रेया को भी हम उसी अस्पताल में, उसके पास वाले सेम शार्लेट्सविल में ले आए थे। वहां पे श्रेया को कोमा में थी। श्रेया को थोड़ी थोड़ी होश आनी शुरू हुई, आंखें खोली, थोड़ा थोड़ा देखना बोलना शुरू किया उसने। उसकी दोबारा सर्जरी हुई, क्योंकि दिमाग में जो चोटें लगी थी उसकी हड्डियां निकाल दी थी सिर की, वो दोबारा उन्होंने हड्डियां सिर में लगाई, सर्जरी हुई। एक ही दिन में सर्जरी हुई संजीव की और श्रेया की। संजीव के गले में उन्होंने वेंटिलेटर के लिए ट्यूब डाली थी और श्रेया की बोन्स वापस डाली थी। एक ही दिन दोनों की सर्जरी, और एक ही डॉक्टर कर रहा था, कभी वो ऊपर कभी नीचे, 6th फ्लोर पर 7th फ्लोर, दोनों तो सर्जरी हो रही थी दोनों की। रब की मेहरबानी थी, श्रेया ठीक होनी शुरू हुई, श्रेया संजीव ठीक होना शुरू हुए। हमें दूसरे अस्पताल में मूव किया। वहां पे मुझे उन्होंने ट्रेन किया कि संजीव का ध्यान कैसे रखते हैं, संजीव की पोटी कैसे साफ करते हैं, कैसे उनको रात को सपोजिटरी देनी है, मुझे रात को वो उठाए बोलने की सफा करो। मैंने बोला मैं कैसे करूंगी, ये मेरे से तो नहीं होगा। वो कहते नहीं अनु, ये तो तुझे सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि तेरे को आगे सारी उम्र यही करना है, कौन करेगा। लेकिन मुझे नहीं पता था, फिर भी मैंने कोशिश करके सीखा, करा। शुक्राना मेरे मालिक, मुझे ये सेवा बख्शी। आई गेस मेरे बहुत बुरे कर्म थे, जो कि गुरुजी मेरे कष्ट काट रहे थे, मुझे वो सेवा बख्श रहे थे। इससे पहले क्या हुआ था ये भी शेयर करती हूँ कि गुरुजी कैसे जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट से कैसे बदल देते हैं। मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था, जब हमारा ये एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरी बॉडी टोटली टेढ़ी हो गई थी, पूरी मुड़ गई थी, तो मैं चल भी नहीं पाती थी। मेरी जो हिप है, मेरी हिप, टेलबोन, सेक्रम और जो पूरा जो ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा 2 हिस्सों में बट गया था, 4 हिस्सों में, 4-5 हिस्सों में, और ऊपर का नीचे का तो टोटली कट गया था। तो जब डॉक्टर्स के पास गई मैं, उन्होंने मेरी 2-3 महीने के बाद जब संजीव थोड़ा सा ठीक होने शुरू हुआ, तो मेरे को संजीव के डॉक्टर्स ने बोला कि अनु तुम भी अपना चेकअप करा के आओ एक बारी, क्योंकि मैं परकोसेट लेती थी हर 3 घंटे के बाद, 2 परकोसेट लेती थी। तो मेरे को डॉक्टर्स ने बोला, मैं डॉक्टर्स के पास गई, उन्होंने मेरा एक्सरे लिया, वो वापस आए, उन्होंने वो सुइयां वुइयां चुभाई मेरी टांगों में, मुझे बोला चल के दिखाओ। मैं उस टाइम वॉकर से चलना शुरू हो गई थी। तो मेरे को जब डॉक्टर्स वापस अंदर आए, उन्होंने बोला हाथ हिलाओ। मेरा कॉलरबोन का भी फ्रैक्चर हुआ था, राइट वाला, कि जो मेरा दाएं हाथ बाजू थी वो मेरा टोटली अलग हो गया था शोल्डर से ना। तो उन्होंने बोला हाथ हिलाओ, मैं हाथ भी हिला सक रही थी। तो वो मुझे डॉक्टर्स कहते हैं कि हमें नहीं समझ में आ रहा कि तुम चल कैसे रही हो, हाथ कैसे हिला रही हो, क्योंकि अगर हम एक्सरे देखते हैं तो तुम्हारे को तो व्हील चेयर पे होना चाहिए, तुम तो चल भी नहीं पाना चाहिए, तुम तो पैरालाइज होना चाहिए वेस्ट के नीचे, कमर के नीचे। सो ये हमारे गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। पहले उन्होंने मुझे जिंदगी बख्शी, उसके बाद उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स बदली,
कि मुझे तो हैंडीकैप हो जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मेरे को सेवा के लिए तैयार कर रहे थे। सेवा बख्शी थी मुझे, मेरी बेटी की, जिसको मैंने मांगा था। संजीव की सेवा मैंने मांगी थी, उन्होंने मुझे वो सेवा बख्शी। तो कैसे गुरुजी, कैसे रिपोर्ट्स बदलते हैं तुम्हारी। उसके बाद हम यहाँ पे न्यूयॉर्क में हमें ट्रांसफर किया गया, हमें यहाँ पर मूव करा उन्होंने एयरलिफ्ट करके, वो भी 13 जनवरी थी, जिस दिन संजीव को यहाँ पे न्यूयॉर्क में हम लेके आए। इतना तूफान आया हुआ था, पता नहीं हम कैसे पहुंचे, प्लेन भी कैसे फ्लाई किया, हम कैसे न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। यहाँ से 4-5 घंटे दूर प्लेन को लैंड किया, वहां से हम एम्बुलेंस में ड्राइव करके आए, रात को पहुंचे। जब हम अस्पताल में पहुंचे तो वो ऐसा अस्पताल था जहाँ पे खाली जेल के जो कैदी रखे जाते हैं, वो नर्सिंग होम था, जो कि हमें नहीं पता था। एक बार अगर इस जगह पे आ जाओ तो यहाँ से घर नहीं जाने देते, बड़ी मुश्किल से। यहाँ पे एक ही जगह थी उस टाइम पे, संजीव वेंटिलेटर के ऊपर थे, तो यहाँ पे न्यूयॉर्क में और कोई जगह ही नहीं थी जो कि वेंटिलेटर पेशेंट्स को जो लेते हैं। शायद ये भी सेवा बख्शी थी, गुरुजी ने मुझे स्ट्रांग बनाना था। मेरे जैसा इंसान की जो एक्सीडेंट के बाद डर गया था, हाईवे पे गाड़ी नहीं चला सकती थी अकेले, मुझे बहुत डर लगता था कि मुझे कोई ट्रक आके मार जाएगा, लेकिन गुरुजी मुझे स्ट्रांग बना रहे थे, जो कि मुझे अब पता चलता है, अब समझ आती है। उस टाइम पे समझ नहीं आती थी, उस टाइम पे तो लगता था पता नहीं जिंदगी में क्या हो रहा है, अगले दिन का भरोसा नहीं था। संजीव को हमने रियलाइज किया, संजीव का वेंटिलेटर एक दिन उतर गया तो हमें लगा कि संजीव सांस ले सकते हैं अपने आप। तो हमने शुक्राना करा गुरुजी का, साईं बाबा का। उस टाइम पे मैं बाबा में विश्वास करती थी और माता रानी पे करती थी, लेकिन गुरुजी उनके थ्रू ही मेरे साथ थे। तो उस टाइम पे संजीव का वेंटिलेटर किसी तरीके से निकाला। 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 24 घंटे संगत जी, संजीव ने अपने आप सांस लेना शुरू किया। तो संजीव को जब घर लेने जाने का टाइम आया तो मैंने अस्पताल वालों को बोला कि मुझे संजीव को घर लेके जाना है। वो मुझे कहते हैं आप नहीं ले जा सकते संजीव को, क्योंकि आपकी ऑलरेडी एक बेटिया है जो कि हैंडीकैप है, आपने उसका पूरा ध्यान रखना है, तो आप 2 बंदों का कैसे ध्यान रखोगे। मैंने कहा मैं कर लूंगी। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं जाने दे सकते, ये हम, क्योंकि उनके तो पैसे बन रहे थे $1000 रोज का, तो वो कहते हम नहीं जाने देंगे। मुझे सेनेटर से बात करनी पड़ी, यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू जाना पड़ा। डॉक्टर वहाँ की बहुत अच्छी थी, उसने मेरी हेल्प मदद करी। तो हम संजीव को, उन्होंने बोला नर्सेस का इंतजाम करो तुम, जो तुम्हारे पास 24 घंटे नर्स होनी चाहिए। तो संगत जी 2 दिन में कैसे हो सकता है, लेकिन अगर गुरुजी तुम्हारे साथ है तो वो भी हो जाता है। मैंने फोन कॉल करी, अस्पताल का बेड आ गया, ऑक्सीजन वेंटिलेटर आ गया, पता नहीं कैसे नर्स का भी इंतजाम हो गया। 16 घंटे की नर्स उन्होंने मुझे दी, पता नहीं कहाँ से मुझे इतनी अच्छी नर्सेस मिल गई, जो कि 2-3 साल के लिए मिली थी। उसके बाद तो मैंने सब खुद ही करना शुरू कर दिया था। 2-3 साल की हेल्प के लिए उन्होंने मुझे नर्सेस भी दी, नर्सेस ने आके ध्यान रखना शुरू किया। सारा संजीव घर आ गए, तो वो भी रक्षाबंधन का दिन था जिस दिन संजीव गुरु पूर्णिमा थी, जिस दिन संजीव घर आए थे अगस्त के अंदर। वो भी उनकी ब्लेसिंग ही थी, कैसे संजीव घर आए, बहुत ही खुशी हुई। संजीव घर आया, उसके बाद संजीव का पापा मम्मी को वापस इंडिया जाना पड़ा, और मैं, संजीव, श्रेया और मनु, हम 4 जने थे। नर्सेस थी ध्यान रखने के लिए संजीव का, लेकिन पता नहीं गुरुजी ने कहाँ से हिम्मत दी थी मुझे। मेरे को, मेरे अंदर मेरी बहुत ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई थी, जो कि मैं किसी को बता नहीं रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं बताऊंगी तो मेरे को फिर से सर्जरी कर देंगे डॉक्टर। मैं छुपा रही थी। मेरी कम से कम 10 महीने तक ऐसे तक मेरे साथ चल रहा था, लेकिन फाइनली मेरे को चक्कर आने शुरू हो गए, मेरे को एकदम आंखों के सामने अंधेरा आ जाता था। तो मुझे बताना पड़ा, तो मुझे संजीव को मैंने बताया, तो संजीव ने फिर पापा मम्मी को सबको बोला कि ऐसे ऐसे अनु के साथ हो रहा है, इसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे चेक किया, उन्होंने बोला कि मेरे आई थिंक फाइब्रॉइड्स हो गए हैं या क्या हुआ है। तो टेस्ट भी हुए थे मेरे, आई थिंक ये बात की बात है, बट उन्होंने मुझे बी कॉम्प्लेक्स दिया, स्ट्रेस के साथ है, उन्होंने बोला काफी टेंशन है उसकी वजह से, तो विटामिन वगैरह दिए, तो उससे थोड़ा सा ठीक हुआ। मेरा वेट भी बहुत लूज हो गया था, बट आई गेस ये तो चलता ही है जिंदगी के अंदर। बट जो सेवा बख्शी हुई थी वो सेवा कर रही थी, गुरुजी से, बाबा से कनेक्टेड थी मैं। तब मैं संजीव को कहा करती थी कि संजीव जब तुम ठीक हो जाओगे ना तो हम शिरडी मंदिर चलेंगे। तो संजीव ने कहा मैं कैसे जाऊंगा। मैंने कहा तुमको पता नहीं है, बाबा है ना, वो देखो सब कुछ ठीक ठीक कर रहे हैं, सब कुछ थर्सडे को ही होता है, सर्जरी भी थर्सडे को हो रही थी, हम मूव भी कर रहे थे थर्सडे को, सब कुछ थर्सडे को ही होता था मेरे साथ जिंदगी में। संजीव की सर्जरी हुई, श्रेया बीमार हुई, तो सब कुछ। तो मैं कहती थी नहीं संजीव तुम्हें बाबा के पास लेके चलूंगी शिरडी में। संजीव ने कहा तेरा दिमाग खराब है, मैं नहीं जा सकूंगा। मैंने कहा चलो देखते हैं बाबा क्या करते हैं। संगत जी
सब बाबा को पता था कि मैं नहीं आ सकती, संजीव नहीं आ सकते, मुझे नहीं पता था, लेकिन बाबा को तो पता था ना। मेरे घर के बाहर, ये कोइंसिडेंस नहीं है, बाबा मेरे घर के बाहर कि मैं चल के जा सकती थी, शिरडी बाबा का मंदिर खुल गया। कैसे खुला, कैसे प्लानिंग हुई, कहाँ से हुआ, ये तो बाबा ही जानते हैं। वो ही मेरे पास आ गए। उनको पता था कि मैं तो इंडिया नहीं ले जा सकूंगी संजीव को, लेकिन वो मेरे पास पहुंच गए। तो संजय जी, बाबा कैसे ध्यान रखते हैं छोटी छोटी चीजों का। संजीव, मैं तो बहुत खुश, मैं तो जैसे कि मुझे जिंदगी की सारी खुशी मिल गई कि बाबा मेरे पास आके, मैं बाबा के पास मत्था टेकने जाती थी। जब मेरे जिंदगी में कुछ होता था, मैं भागती थी, मंदिर भागती थी, कुछ भी प्रॉब्लम होती थी। श्रेया बीमार हुई, श्रेया की सर्जरीज हुई, 3 सर्जरी हुई। मन्नू को मुझे इंडिया भेजना पड़ा 2 साल के लिए पापा मम्मी के पास। श्रेया यहाँ पे बीमार हो गई थी, उसकी 3 सर्जरीज हुई थी, उसकी गर्दन में पानी भर गया था, सिस्ट हो गया था स्पाइनल कॉर्ड में, तो 3 सर्जरी करानी पड़ी उसकी। 96, 97, 98 तीनों साल उसकी हुई। तो मन्नू को 98 में वापस बुलाया वहां से, इंडिया से, कि श्रेया के साथ थोड़ा, श्रेया चलने लग गई थी, बातें करने लग गई थी, तो जैसे बच्चा थोड़ा सा धीरे कर रही थी। गुरु जी सेवा बख्श रहे थे मुझे। मेरे घर में कंजके होती थी संगत जी, आप विश्वास करोगे, सुबह से लेकर रात तक, मुझे नहीं पता नहीं, खुला लंगर होता है ना जैसे, वैसे होता था। 2 बार कंजकी होती है, दोनों बार गुरु जी मुझे वो सेवा बख्श रहे थे। सब बच्चे आते थे मेरे घर में, छोटी छोटी कंजके आती होती थी, लंगर होता था। कुछ कभी सोचा ही नहीं था कि ये भी सेवा ही थी। मुझे अब लगता है कि गुरुजी ने वो सेवा मुझे बख्शी हुई थी, तो शुक्राना मेरे मालिक। उसके बाद हमारी जिंदगी चल रही थी। गुरुजी मुझे हेल्थ बख्श रहे थे। मेरे को मैमोग्राफी के लिए गई तो मेरे को ब्रेस्ट में मेरे सिस्ट हो गए थे। गुरुजी ने बोला, डॉक्टर्स ने बोला कि इसको बायोप्सी के लिए जाना पड़ेगा, शायद कैंसर है, इसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया। मैं हाथ जोड़ा करती थी, बाबा के पास रोया करती थी जाके, मुझे बायोप्सी नहीं करानी, मुझे सुइयां नहीं घुसानी अपने अंदर। तो संगत जी, उसके बाद मेरे को बायोप्सी, मैंने दोबारा टेस्ट कराने के लिए गई, पता नहीं क्या हुआ, आई हैव नो आइडिया। मुझे पता नहीं गुरुजी, बाबा ने कैसे करा, गुरुजी ने कैसे करा, मुझे बायोप्सी की जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरे यूट्रस में कैंसरस सेल्स हो गए थे, प्री कैंसरस सेल्स हो गए थे। डॉक्टर्स ने बोला इसको सर्जरी करानी पड़ेगी, हम इसको कर देंगे, दवाई लगा देंगे, अंदर कर देंगे, इसको क्योर कर देंगे, हम सर्जरी के बाद ही, बायोप्सी के बाद ही पता चलेगा। संगत जी, तभी मैं बाबा के पास गई, मंदिर में बहुत रोई थी, बाबा को हाथ जोड़ा, बाबा मुझे सर्जरी नहीं करानी। मेरी पूरी स्केड्यूल हो गई थी सर्जरी, लास्ट मिनट के ऊपर गुरुजी ने सोची डाली। मैंने जाके उनको हाथ जोड़, डॉक्टर्स को लास्ट मिनट पे कैंसिल करा। मैंने कहा अगले साल सोचेंगे। उन्होंने कहा अनु, तो बहुत बड़ा चांस ले रही है कि अगर कल को कुछ हो गया तो। मैंने बोला बाबा है ना मेरे, सब ठीक होएगा। उनको तो नहीं कहा, पर मेरे मन में था कि मेरे साथ मेरे बाबा हैं। मुझे पूरा विश्वास था उस टाइम पे, मेरे गुरुजी थे मेरे साथ, मेरे बाबा थे, मुझे कुछ हो ही नहीं सकता था, क्योंकि गुरुजी ने मुझे सेवा बख्शी हुई थी। अगर वो मेरे कर्म है ना, कि मेरे को जो चीज है वो 10% तो भुगतनी पड़ती है, 90% तो गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं। उस टाइम के ऊपर भी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स आती थी, वो गुरुजी, वो मुझे तो सहनी थी, पर गुरुजी मुझे पॉजिटिव बना रहे थे, क्योंकि वो मेरे साथ में थे। 2008 के अंदर, मुझे 12 साल हो गए थे इंडिया गए हुए, 2008 में, वो भी गुरुजी की महासमाधि के टाइम पे, आई थिंक मेरा इंडिया में चक्कर लगा। तब मैंने गुरुजी का नाम सुना था कि सारे गुरुजी गुरुजी कर रहे हैं, तो मैं कहती थी लोग कितने पागल हैं, कभी कौन से भगवान, कौन से, अरे बाबा है ना, बाबा है, माता रानी है, ये गुरुजी के चक्रों में कहाँ पड़ गए। मुझे नहीं पता था, माफी गुरुजी, उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि गुरुजी हमारे महाशिव है, हमारे दाता है, वो ही तो कराते हैं, जो करते हैं, वो ही तो हमारी रक्षा करते हैं। मैं नादान बच्चे की तरह, मुझे नहीं पता था। मैंने गुरुजी के बारे में, तब मैंने गुरुजी को मथा भी नहीं टेका। मैंने कहा पता नहीं लोग पागल है, किनके चक्रों में पड़े रहते हैं। मैं वापस आई, उस टाइम पे पता नहीं मुझे गुरुजी ने इंडिया बुलाना ही था मथा टिकाने के लिए, शायद उनकी ब्लेसिंग्स देनी थी, उन्होंने मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देनी थी। तो वापस आई 2008 में, संजीव थोड़ा बीमार होने शुरू हो गए थे, संजीव का वेंटिलेटर तो उतर ही गया था, तो संजीव थोड़ा बीमार होना शुरू हो गए थे। संजीव के जो हिप के ऊपर है, जहाँ पे बैठते हैं, वो आई थिंक हवा, कुशन में से हवा निकल गई थी, तो संजीव के थोड़ा सा जख्म हो गया था नीचे बट के ऊपर, तो ये हिप के ऊपर जहाँ पे बैठते हैं ना, वहां पे तो थोड़ा सा जख्म हो गया था। डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी दवाई लगा दो, ठीक हो जाएगा। हमें नहीं पता था, संजीव और बीमार होना शुरू हुए 2009 के अंदर। संजीव का 50th बर्थडे का सरप्राइज बर्थडे मैंने किया था, पता नहीं वो भी कैसे किया, मुझे नहीं पता। आई गेस
गुरुजी के, संजीव के बीमार होने से पहले, मेरे अंकल के बीमार होने से पहले ये सेलिब्रेशन थी, वो भी हमने करा संजीव के लिए, कैसे 2-4 दिन में करा। संजीव बीमार होना शुरू हो गए थे तब, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा था। दिसंबर के अंदर, संजीव के बर्थडे के बाद, नवंबर दिसंबर की बात है कि संजीव ने एकदम से रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। संजीव को कुछ पता नहीं था क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। संजीव से हम पूछते थे आज का दिन क्या, संजीव खाली देखते जा रहे थे। संजीव का, मुझे लगा कि उस टाइम पे मशीन भी नहीं थी घर पे, कुछ भी नहीं था, सॉरी संजय जी, उस टाइम पे ब्लड प्रेशर मशीन भी नहीं थी घर पे, कुछ भी नहीं था। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना है। डॉक्टर को फोन किया, जो कि मेरे घर से आधा पौना घंटा दूर है। डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर ने कहा ठीक है मैं एम्बुलेंस भेज रहा हूँ, तुम संजीव को लेके आ जाओ। मैंने बोला ठीक। संजीव का जिस्म एकदम ठंडा पड़ गया था। संजीव का हार्ट रेट, जैसे ही एम्बुलेंस 911 को फोन किया, एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस वाले आए, उन्होंने ब्लड प्रेशर चेक किया। संजीव का ब्लड प्रेशर था आई थिंक 60/40 और ऐसे बहुत बहुत लो था संजीव का ब्लड प्रेशर। हार्ट रेट जो था, दिल की जो धड़कन थी संजीव की, सिर्फ 25 रह गई थी। संजीव का बॉडी टेम्परेचर जो था जिस्म का, वो हो गया था 85। तो संजीव को उन्होंने लपेटा कमलों के अंदर, बाहर तक लेके आए। पता नहीं उस टाइम पे गुरुजी ने क्या सोची डाली मुझे नहीं पता। मैंने बोला आधा पौना घंटा दूर अस्पताल लेके जाएंगे, संजीव की तबीयत ऑलरेडी इतनी खराब है। मैंने बोला यू नो व्हाट, मेरे घर के पास ही अस्पताल है, हम यहीं लेके चलते हैं। तो एम्बुलेंस वालों ने बोला कि तुम ठीक से सोच रही हो? मैंने बोला हाँ मेरे को पता है, हम यहीं पे लेके चलते हैं क्योंकि इस टाइम पे संजीव की तबीयत बहुत खराब है। शुक्राना मेरे मालिक का कि दिमाग में सोची डाली। अस्पताल लेके गए, डॉक्टर्स ने बोला, जवाब दे दिया। डॉक्टर्स ने एकदम कंबल डाल दिए संजीव के ऊपर, हीटेड ब्लैंकेट, जो गर्म ब्लैंकेट्स होते हैं, डाल दिए। 3 एंटीबायोटिक लगा दी उन्होंने, पिक्लाइन लगा दी जो कि सीधा हार्ट के अंदर दवाई जाती है, वो डाल दी उन्होंने बोला कि जिनको भी बुलाना है घर वालों को बुला लो। उन दिनों में मन्नू इंडिया गया हुआ था और 2 दिन पहले ही, कभी मैंने पंडितों से कभी किसी के चक्रों में नहीं पड़ी थी, कभी किसी पंडित को दिखाया ही नहीं, पड़ी कुछ भी नहीं, क्योंकि पता ही नहीं। मुझे अपने बाबा पे विश्वास था, रब पे विश्वास था, गुरुजी थे तब उस टाइम पे, तो मेरे को कभी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो मन्नू मेरा बेटा इंडिया गया हुआ था, वो कॉलेज में था 1 साल पहले, और उस टाइम पे इंडिया गया हुआ था। तो उसका मुझे रात को 2-3 दिन पहले, जब संजीव के बीमार होने से पहले ही 2 दिन पहले, संजीव का मुझे मन्नू का फोन आता है। मन्नू कहता है माँ ये पंडित जी आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने बोला क्या हुआ? तो पंडित जी ने बोला कि मैंने मन्नू की पत्री देखी है, मन्नू की पत्री के हिसाब से उसके माँ या बाप, मैं ये नहीं बता सकता, उनमें से किसी को खून में इंफेक्शन होने वाली है। तो आप दोनों में से जाके, वो बचेंगे नहीं अगर आप अस्पताल टाइम पे नहीं जाओगे, ये 24 घंटे के अंदर अंदर होने वाला है, तो आप जाके एक बार दिखा लो, नहीं तो बचोगे नहीं। तो जब मैंने संजीव को बताया था सुबह उठ के, तो संजीव ने मुझे बोला कि तू कभी अस्पताल जाती नहीं, कभी अपना चेकअप नहीं कराती, अनु तू जाके चेकअप करा। मैंने बोला मुझे क्यों होएगा? कहते नहीं अनु तेरे को कुछ ना कुछ लगा रहता, तू हमारे में बिजी रहती, तू अपना चेकअप करा जाके। तो वो तो मौका ही नहीं दिया। संजीव जी बीमार हो गए तो पता चला, तब उस पंडित जी के साथ, उनके थ्रू मुझे मैसेज मिला था कि ऐसे कुछ होने वाला है। तो लग रहा था कि संजीव, मुझे तो संजीव ही लग रहा था कि बीमार होंगे, पर संजीव को लग रहा था कि मैं बीमार होंगी। तो किसी तरीके से संजीव जब अस्पताल पहुंचे तो मुझे लगा कि गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था पंडित जी के थ्रू में। तो मन्नू को बुलाना था इंडिया से, लेकिन मन्नू अभी वहीं पे था, तो डॉक्टर्स ने बोला कि अभी 1-8 दिन रुक जाओ। तब तक संजीव थोड़ा सा ठीक होने लग गए थे। मैं बाबा के मंदिर भागी, बाबा को मैंने बहुत हाथ जोड़े, बहुत रोई। मैंने कहा बाबा मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, इतनी अच्छी जिंदगी चल रही थी, अच्छी इन द सेंस की मुझे जो सेवा बख्शी हुई थी मैं उसी में खुश थी। मुझे लग रहा था संजीव मेरे साथ है, श्रेया, मन्नू, हम सारे इकट्ठे रह रहे थे, पापा मम्मी इंडिया से आ गए थे, तो मुझे जिंदगी में तो वही मुझे था कि मेरे सारे घर वाले मेरे साथ हैं, तो मुझे और जिंदगी में कुछ चाहिए ही नहीं था, मुझे वो उसी में खुशी थी। तो मैं बाबा के पास बहुत रोई थी। मैंने कहा बाबा ये क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में, मुझे कुछ नहीं पता, आप ही कुछ कर सकते हो अगर कर सकते हो। तो बाबा ने संजीव को ठीक करना शुरू किया, लेकिन उस टाइम पे हमें कुछ पता नहीं चल रहा था, डॉक्टर्स को भी नहीं पता चल रहा था क्या हुआ, कहाँ से इंफेक्शन आ गई थी संजीव के ब्लड में, हमें कुछ नहीं पता था। संजय जी ये जो जर्नी मेरी चलती रही, हर दूसरे-तीसरे महीने संजीव बीमार हो जाते थे। उन दिनों में मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे को कुछ काम होता है, इंडिया जाना पड़ता है, कुछ ना कुछ काम होते हैं, लेकिन गुरुजी वो भी मुझे इंडिया के भी चक्कर लगवा रहे थे। पता नहीं किस लिए, शायद ब्लेस करने के लिए कहते थे। जब भी मैं इंडिया जाती थी संजीव यहाँ पे आईसीयू में पहुंच जाते थे, कोई नर्स एड रख के जाती थी मैं संजीव के लिए, लेकिन संजीव आईसीयू में पहुंच जाते थे। मैं इंडिया में जाती थी, बाबा के मंदिर में जाती थी, माथा टेकती थी।
अब मुझे नहीं पता कि मैं इंडिया क्यों जाती थी, किस लिए गुरुजी मुझे बुलाते थे इंडिया में, लेकिन यहाँ पे संजीव वापस आती थी, वही संजीव की सेवा होती थी 2-3 हफ्ते 3 महीने, फिर संजीव अस्पताल पहुंच जाते थे संगत जी। उससे पहले इन बिटवीन बीच में क्या हुआ कि संजीव के जो फादर थे वो हार्ट पेशेंट थे और वो इंडिया में रहते होते थे। वो 6 महीने 7 महीने वहां रहते थे, 4-5 महीने अमेरिका आ जाते थे रहने के लिए हमारे पास। संजीव की बहन रहती थी, उनके पास आते रहते थे, हमको मिलने आते होते थे। तो गुरुजी को देखो जरा कैसे क्या क्या करते हैं हमारी जिंदगी में, हमें नहीं पता होता। उनको पता था कि संजीव अकेला बेटा है, अगर संजीव के फादर को कुछ हो गया इंडिया में तो संजीव तो इंडिया जा ही नहीं सकते, अपने उनके अंतिम संस्कार के लिए कैसे जाते। डैडी यहाँ पे आए, सैर करने गए, उनको चोट लगी, गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, गुरुजी ने अपनी शरण में लिया, वो भी अमेरिका में, क्योंकि उनको पता था कि संजीव अपना उनका जो अंतिम संस्कार है संजीव अपने हाथों से कर सके, संजीव और मन्नू अपने हाथों से कर सके यहाँ पे अमेरिका में। अगर यही चीज अगर इंडिया में हुई होती तो संजीव तो जा ही नहीं सकता था। संजीव ने वो चीज अपनी मम्मी की जैसे डेथ के लिए इंडिया में हुई थी, तो फादर की अगर इंडिया में हो जाती तो संजीव जा ही नहीं सकते थे। तो गुरुजी कैसे प्लान करते हैं, उन्होंने डैडी को अपनी शरण में लेना था, अपने चरणों में लेना था, तो अमेरिका में लाके किया ताकि संजीव अपना हक अदा कर सके। संजीव की डैडी की डेथ के बाद मैं और उस टाइम पे भी एज का एकदम से इंतजाम हो गया था, मैं और मन्नू इंडिया गए थे। तो डैडी की विल वगैरह खुलनी थी, बट गुरुजी कहते हैं कभी किसी के बारे में बुरा मत करो, अगर कुछ होता है उसमें भी हमारा अच्छा ही होता है संगत जी, और जो कुछ सोच ही देते हैं वो गुरुजी ही देते हैं। गुरुजी अगर मैं कुछ बुरा बोलूं तो मुझे रोक देना। तो हम लोग जब वहां पे गए डैडी की, उसके बाद तो डैडी की विल नहीं खुलनी थी, नहीं खोली। डैडी ने जो प्रॉपर्टीज देनी थी वो कुछ भी उसमें से संजीव का जो हक था, लाइक घर वालों ने जैसे भी किया संजीव को नहीं मिला। गुरुजी ने सोची थी, उन्होंने बोला कि पावर ऑफ अटर्नी संजीव को बोला अपनी बहन के नाम पे दे दे ताकि हम जो कुछ भी कर लेंगे। लेकिन संजीव के और संजीव के दिमाग में क्या सोची डाली गुरुजी ने। संजीव ने कहा अगर मैं दूंगा तो खाली अपनी बीवी को दूंगा, मैं किसी और को नहीं दूंगा। गुरुजी को पता था इसमें ही हमारी भलाई है, उन्होंने नहीं करने दिया। वो संजीव ने नहीं किया, शायद उनको अपने बेटे के हक के लिए लड़ना था, तो संजीव ने बिल्कुल मना कर दिया इस बात के लिए। जो कुछ भी किया गुरुजी कर रहे थे, उनकी प्लानिंग चल रही थी, लेकिन हमें उस टाइम समझ नहीं आ रहा था। हम बहुत दुखी हो रखे थे कि घर वाले इतना क्यों तंग कर रहे हैं। फाइनेंशियली हमारे को पैसों की भी जरूरत थी, हमारा घर कैसे चल रहा था मुझे नहीं पता, गुरुजी चलवा रहे थे, गुरुजी ही सब कुछ कर रहे थे। कैसे इंतजाम होता था, कैसे होता था, सब उनको पता है कि कैसे मैं अपना घर किसी के सामने, उन्होंने मुझे कभी हाथ नहीं पहनाने दिया, कभी नहीं करने दिया मुझे, चाहे अपना सोना जो था मेरे पास मैंने बेच दिया चुपचाप जाके। कैसे चल रहा था मुझे नहीं पता संगत जी, मुझे नहीं पता कि कैसे मैं घर चला रही थी। ये सब उनकी ब्लेसिंग्स थी। खाना साईं बाबा का मंदिर था, वहां पे चले जाते थे, कई बार वहां पे लंगर हो जाता था, लाइक घर में खाना बन रहा था, सारी सेवा बख्शी हुई थी और इसमें गुरुजी ही सब कर रहे थे। हमें नहीं पता, मैं उस चीज में क्वेश्चन कर ही नहीं सकती। जिंदगी चल रही थी, जो भी घर वाले तंग कर रहे थे, ब्लेम कर रहे थे, जो भी कि प्रॉपर्टियां अपने नाम पे कर ली, जैसे भी कर लिया, संजीव के झूठे सच्चे सिग्नेचर करके कर लिया, जो कुछ भी कर लिया, लेकिन गुरुजी सोचे बख्श रहे थे कि नहीं देना, किसी को अपना हक नहीं देना, कोई पेपर नहीं देना, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। लेकिन गुरुजी कैसे रास्ता बनाते हैं, किस तरीके से सही लोगों से मिलाते हैं, किसी तरीके से अच्छा वकील मिल गया, जैसे भी उन्होंने करा, बिल निकाल ली। लेकिन घर वाले जो भी तंग कर रहे थे, मन्नू का अकाउंट ब्लॉक कर दिया, सब कुछ करा, लेकिन अब समझ आती है कि उसमें भी हमारा कुछ कष्ट ही काट रहे थे गुरुजी, जो भी कर रहे थे। तो शुक्राना मेरे मालिक, जैसा भी आपने किया, जो भी किया, अच्छा ही किया हमारे लिए, कोई कंप्लेंट्स नहीं है आपसे गुरुजी। संगत जी, मैं 2016 के अंदर 2015 में मेरे को शुरू से संजीव को बहुत शौक था कि मैं इंडिया लेके जाऊं। गुरुजी ने वो भी प्लान किया, कैसे कराया। 2015 के अंदर अप्रैल में संजीव को मैं इंडिया भी लेके गई संगत जी। ये भी गुरुजी की प्लानिंग थी, कैसे उन्होंने कराया। रातों ही रात एयर इंडिया को कॉल किया, कैसे एयरलाइन की टिकट्स हो गई, कैसे क्लियरेंस मिल गई। जो बंदा जिनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है, उस टाइम पे मैंने गुरुजी को मत्था नहीं टेका था, उस टाइम पे हमें पता ही नहीं चला था। हर दूसरे महीने संजीव बीमार हो जाते थे, कभी ब्लड देना पड़ता था, कभी कुछ समझ नहीं आ रही थी, कुछ भी नहीं पता चल रहा था। हमें ये भी नहीं पता था संजीव का सोडियम क्यों लो हो जाता है, नमक एकदम से गिर जाता था, संजीव की आंखें चढ़ जाती थी, संजीव का हमें
पता ही नहीं चलता था, एकदम से बेहोश हो जाते थे संजीव बैठे बैठे ही। तो हमने कहा हम संजीव को इंडिया कैसे लेके जाएंगे? तो मनु ने कहा पापा, मम्मी और मैं ना आपके साथ में, चलो चलते हैं, जो कुछ भी होगा आपकी इच्छा है ना कि इंडिया घूम के आने की, चलो ये एक मौका है। संजीव की 20 की शादी थी, तो हमने कहा चलो चलते हैं संजीव। लेकिन अब मुझे रिसेंटली पता चला कि मौर्य होटल जिसमें गुरुजी गए थे, किसी संगत ने मुझे भेजा था कि गुरुजी ने उस होटल को ब्लेस किया था, हम उधर ही रहे, उसी होटल में हमारा इंतजाम हुआ जहाँ पे गुरुजी ने ब्लेसिंग करी थी। गुरुजी की ब्लेसिंग की वजह से ही हम इंडिया पहुंचे। छतरपुर में कोई पार्टी थी संगत जी, संजीव और मैं और मनु हम लोग वहां पे थे। श्रेया को हम मम्मी पापा के पास छोड़ के गए थे, क्योंकि श्रेया का मुझे पता नहीं था कि कैसे वो जा सकेगी कि नहीं जा, कैसे मैं हैंडल करूंगी 2 बंदों को वहां पे। संगत जी छतरपुर में जहाँ पे गुरुजी का मंदिर था, उसी सड़क पे जो ड्राइवर था उसने कहा कि हम खो गए वहां पे, उसी सड़क में आगे पीछे चलते रहे। तो उसी ड्राइवर ने बताया कि गुरुजी का मंदिर है यहाँ पे। हमने कहा रेली? उसने शिवलिंग भी दिखाया। गुरुजी उन्होंने संजीव को बुलाया था इंडिया ब्लेस करने के लिए, जो कि हमें नहीं पता था। शुक्राना मेरे मालिक, हमें वहां पे ब्लेसिंग गुरुजी की लेके हम इंडिया से वापस आए। संजीव यहाँ पे आके बीमार हुए वापस। शुक्राना अगेन मेरे मालिक कि आपने वो ट्रिप भी मेरी इज्जत रख ली। मुझे इतना डर था, घर वाले सारे संजीव के बोलते थे कि पता नहीं ये लड़की का दिमाग खराब है, एक आदमी को संजीव को लेके आ रही है, घर की शादी खराब हो जाएगी। वो डिफरेंट तरीके से मैसेजेस मिलते थे। तो मैं बाबा के मंदिर में जाके बोला, मैंने कहा बाबा मेरी इज्जत रख लेना, संजीव को मैं लेके जा रही हूँ, सब आपके हाथ में है, अच्छा हो बुरा हो सब आपको पता है। उस टाइम पे गुरुजी ही थे बाबा के रूप में। तो कैसे उन्होंने संजीव को इंडिया लेके गए, इंडिया से वापस लेके आए, ठीक ठाक पहुंच गए। हम लोग वेंटिलेटर लेके गए थे, सब कुछ सारा इंतजाम उन्होंने कराया था। वापस पहुंचे आके तो संजीव की जो प्रॉपर्टी थी वो एक बेचनी थी। संजीव के घर वाले पीछे पड़े हुए थे कि कोई प्रॉपर्टीज को उनके नाम पे ट्रांसफर कर दो, जो कि संजीव तैयार नहीं हो रहे थे। उन्होंने मुझे झूठ बोल के इंडिया में बुलाया कि प्रॉपर्टी बेचनी है, तो 2 हफ्ते पहले बुला लिया। मैं संजीव को हफ्ते से ज्यादा छोड़ती नहीं थी, क्योंकि हफ्ते ही संजीव ठीक रहते थे, उसके बाद संजीव बीमार हो जाते थे। मैं वहां पे पहुंची, उन्होंने पहले बोला कि प्रॉपर्टियां ट्रांसफर करो, मैंने बोला मैं नहीं करूंगी। संजीव बीमार हो गए उन दिनों में, बड़ी मुश्किल, और दिवाली का टाइम था। तो संजीव यहाँ पे आईसीयू में पहुंच गए। पापा मुझे बार बार बोल रहे थे कि अनु वापस आ। मैं इनको कह रही थी घर वालों को संजीव के कि मुझे वापस जाना है, प्लीज जरा जल्दी करा दो काम। वो कहते थे नहीं तू ट्रांसफर कर किसी ना किसी। मैंने बोला अगर मुझे नहीं करोगे, बिकवाओगे नहीं, पेपर साइन नहीं करोगे, मैं जा रही हूँ, क्योंकि संजीव बीमार है। फाइनली मुझे उनको बताना पड़ा संजीव मर रहे हैं वहां पे, संजीव को सांस नहीं आ रहा, मुझे जाना पड़ेगा किसी तरीके से, अगर कराना है कराओ, नहीं तो मैं इस दिन मेरी टिकट बुक है, मैं जा रही हूँ। मेरी बुआ जो ग्रेटर क्लास में रहती है, मैं उनके पास रहा करती थी, वो गुरुजी की बहुत बिलीवर थी, उनके गुरुजी के स्वरूप लगे हुए थे। माफी गुरुजी, उस टाइम पे मुझे आपकी शक्ति का आपका नहीं पता था। तब मैंने अपनी बुआ को बोला, मैंने कहा दीदी आप मत्था टेको ना, अपने गुरुजी को बोलो कि मेरे काम कराएं, मैं जाऊं यहाँ से और संजीव को ठीक ठाक रखे। तब मेरी बुआ ने बोला कि अनु मैं तो बोलती हूँ, लेकिन गुरुजी को खुद तू डायरेक्टली बोल। शायद वही मेरी कॉल थी संगत जी, वही मेरा राइट टाइम था। मैं गुरुजी के दीदी के मंदिर में थी, गुरुजी के चरणों के ऊपर मैंने माथा टेका। मैंने गुरुजी को बोला, हाथ जोड़ा, मैंने कहा गुरुजी मेरे से जो गलती हुई है मुझे बख्शो, मेरे काम कराओ। संजीव वहां पे बहुत बीमार है, संजीव को ठीक रखो, मैं वहां पे वापस जाना चाहती हूँ, वापस अमेरिका, मेरे काम कराओ। संजय जी आप विश्वास करोगे, फ्राइडे का दिन था, थर्सडे या था या फ्राइडे था मुझे नहीं पता, काम हुआ, आई थिंक थर्सडे था मेरे ख्याल से। मंदिर टैंक्स बंद होने वाले थे उस दिन, कैसे उन्होंने मेरा काम कराया, कैसे मेरा सारा पेपर वर्क सारा कुछ करा के मैं वहां से निकली। लंदन में मेरी फ्लाइट डिले थी, मैं संजीव को कुछ नहीं पता चल रहा था कि संजीव का कैसे, संजीव ने रिस्पॉन्ड करना बिल्कुल बंद कर दिया था। कहाँ से गुरुजी ने एक संगत भेजी मेरे पास, एक आदमी मेरे पास आया, क्या हुआ, मैं रो रही थी। मैंने कहा मुझे न्यूयॉर्क में फोन करना है, मेरे हस्बैंड बहुत बीमार है। तो पता नहीं उन्होंने ना मुझसे कोई क्वेश्चन किया ना कुछ, मैं जानती भी नहीं थी उनको। उन्होंने बोला ये लो मेरा फोन, ये यूज कर लो। मैंने कहा ये श्योर कि मैं कर सकती हूँ? उन्होंने कहा हाँ आप करो, गुरुजी कैसे संगत भेजते हैं आपकी मदद के लिए। मैंने यहाँ पे अस्पताल में फोन किया, बात करी, तो मुझे पता चला कि संजीव तो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करे, कुछ नहीं कर रहे, आंखें भी नहीं खोल रहे थे। मैं बाबा को हाथ जोड़ रही थी, गुरुजी को हाथ जोड़ रही थी। उस टाइम में गुरुजी का स्वरूप मेरे मन में था, मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था, लेकिन मेरे मन में उनकी तस्वीर थी। हाथ जोड़ रही थी। संगत जी मैं अमेरिका पहुंची, फ्लाइट डिले थी, मैं सीधा एयरपोर्ट पे पहुंची, अस्पताल पहुंची, डॉक्टर से बात करी, पता नहीं कैसे उनकी ट्यूब मुड़ी हुई थी, क्या था, गुरु डॉक्टर्स को बताया ये दवाई नहीं देनी, ये देनी। आधी डॉक्टर तो बन गई थी बिना एक्सपीरियंस के ही, गुरुजी ने कैसे वो भी करा देते हैं। संगत जी संजीव ठीक होना शुरू हुए। पिछले
2008 या 9 से लेकर के 2016 तक हमें पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। संजीव ने 2008 तक रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी, वो भी नेपाल से कैसे संजीव तक पहुंच गई थी मुझे नहीं पता। 2008-9 में जैसे ही संजीव की रुद्राक्ष की माला उतरी, मेरे मन में क्या सोची आई कि मुझे भी रुद्राक्ष पहनना है। तब मैंने संजीव के डैडी को बोला था कि मुझे रुद्राक्ष चाहिए, तो उन्होंने नेपाल से मुझे वो भी 7 मुखी का रुद्राक्ष मुझे मंगा के दिया। मैंने तब से लेके अब तक वही पहना हुआ है संगत जी। मुझे ऐसे लगता है कि गुरु जी मेरे साथ है, शिव जी भगवान जी मेरे साथ है। संगत जी 2016 में जो मैं माथा टेक के आई थी, डॉक्टर्स को पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। 2016 में उसके बाद तो मेरी जिंदगी जैसे बिल्कुल ही बदल गई। संजीव दोबारा बीमार हुए, अस्पताल लेके गए, डॉक्टर्स को ये पता चला कि संजीव की हड्डियों में इंफेक्शन घुस गई थी, हिप के अंदर नीचे। डॉक्टर्स ने कहा सर्जरी करनी पड़ेगी। ये तो पता ही नहीं चल रहा था। फाइनली हमें पता चला कि क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने संजीव की फाइनली सर्जरी करी 2017 जनवरी के अंदर। संजीव ठीक होना शुरू हुए। मेजर सर्जरी थी, डॉक्टर्स ने बोला कि पता नहीं हम कोशिश करेंगे कैसे होगा, लेकिन उन्होंने सर्जरी करी संजीव की। 2 बारी सर्जरी जनवरी में हुई, मार्च में हुई। सर्जरी के बाद संजीव ठीक होना शुरू हुए। संगत जी कहते हैं ना कि गुरुजी को ये पता होता है कि जिंदगी में आपको किस इंसान की जरूरत है, उसको जिंदगी बख्शते हैं। वो है मेरे पापा। उनको पता था कि पापा मेरी बैकबोन है, पापा मेरे साथ, पापा मम्मी तो मेरे साथ ही थे 2000 से 2000 से पूरा मेरे साथ में ही थे। यहीं पे मूव कर गए थे अमेरिका ही मेरे साथ मेरी हेल्प करने के लिए। तो पापा जुलाई की बात है, पापा गए अस्पताल, जून जुलाई की बात है। तो पापा सीनियर सेंटर गए, वहां पे जाके पापा घर आए। वीरवार था, मैं टेनिस खेलती हूँ, तो मैं टेनिस का मैच उस दिन खत्म हो गया जल्दी। मैं नहीं खेलती, गुरुजी खिलवाते हैं मुझसे टेनिस। उन्होंने मेरा माइंड ऑक्यूपाई करने के लिए मुझे वो भी रखा हुआ है कि चल अनु तू जाके टेनिस खेल। तो मैं टेनिस खेल के आई, तो मैंने पापा को घर में देखा। मैंने कहा पापा क्या हुआ, आज आप जल्दी कैसे आ गए हो? तो पापा कहते हैं अनु पता है क्या हुआ? मैंने कहा क्या? तो कहते ऊपर आ। मैं उनके बेडरूम में गई तो मुझे कहते हैं अनु मुझे लगता है कैंसर हो गया है। सर कैंसर हो गया? कहते हाँ मेरा वो ना डेंटिस्ट आया था, पता नहीं कैसे डेंटिस्ट आया, मैं तो चेकअप भी नहीं करा रहा था, लेकिन मैंने कहा चल करा लेते हैं। वो चेकअप के लिए गए तो उनके राइट साइड अपने मुंह में इतना बड़ा जैसे गोभी का फूल होता है वैसे हो गया था गम्स के अंदर। तो वो कहते हैं कि डॉक्टर कह रहा है कि ना कैंसर हो गया। मैंने बोला दिखाओ मुंह। मैंने देखा अंदर, लेकिन पापा को मैंने कहा पापा आपको कुछ नहीं हो सकता, फिक्र मत करो। मैं नीचे आई, मैंने अपने भाई को फोन किया, मैंने कहा राजेश पापा को लगता है कि कैंसर हो गया, तो डॉक्टर सर्जन के पास ले जाना पड़ेगा। संगत जी 2 दिन के अंदर सर्जन का इंतजाम हो गया। स्लोन केटरिंग हॉस्पिटल, जिसमें कि 1-2 महीने की वेटिंग है। तो सर्जन ने भी बोला कि इमीडिएटली पापा को कैंसर हो गया है माउथ में और इनका सर्जरी की जरूरत है, इनको कैंसर हॉस्पिटल लेके जाओ स्लोन केटरिंग में। संगत जी आप विश्वास भी नहीं करोगे कि जिस अस्पताल में घुसने के लिए 1-1 महीना 2-2 महीने की इंतजार होती है, वो अगले वीरवार को पापा सर्जन के साथ थे। सर्जन ने पूरा देखा, तो उसने सर्जरी भी स्केड्यूल कर दी, वो भी वीरवार को ही हुई सर्जरी स्केड्यूल जो उसने करी। और उसके बाद उसने बोला पेट स्कैन करेंगे। पापा का स्कैन हुआ सारी बॉडी का, और डॉक्टर ने बोला कि स्कैन की जब रिपोर्ट आई तो उन्होंने बोला कि पूरी गर्दन में लिम्फ नोड्स के अंदर पापा का कैंसर चला गया है। हमने तो बोला, उसने कहा सर्जरी का तो कर तो दिया प्लान, लेकिन हम पहले बायोप्सी करते हैं कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है हमें नहीं पता, लेकिन गर्दन में पूरी लिम्फ नोड्स के अंदर कैंसर दिख रहा है। मैंने गुरुजी को हाथ जोड़ा। उस टाइम तक मैं गुरुजी को मथा टेकने लग गई थी 2016 से, जब मैं आई थी इंडिया से वापस। मैंने गुरुजी को भी जोड़ा, बाबा को भी जोड़ा। मैंने कहा आप ही हो जो कर सकते हो। संगत जी कैसे उन्होंने उनके रिजल्ट्स बदले। बायोप्सी की करी, पेट स्कैन में पूरा कैंसर दिख रहा है, लेकिन बायोप्सी जब करी उसके अंदर रिजल्ट में आया कि पापा का कैंसर गर्दन में लिम्फ नोड्स में नहीं गया। शुक्राना मेरे मालिक, उन्होंने पापा के रिजल्ट्स बदले। पापा का सर्जरी हुई मुंह की, वो भी वीरवार को हुई। मैंने पापा को बोला था, मैंने कहा पापा आप चलो, हमें गुरुजी का यहाँ पे सत्संग होता है, हम उनको हाथ जोड़ के आते हैं। पापा कहते हैं मैं किसी गुरुओं पे विश्वास नहीं करता, मैं तेरे बाबा के मंदिर चले जाऊंगा, हनुमान जी के मंदिर चला जाऊंगा। मैंने तब माफी मांगी थी गुरुजी से। मैंने कहा गुरुजी पापा को माफ करो, लेकिन पापा को आप ठीक करो प्लीज। तो गुरुजी कैसे सुनते हैं, उन्होंने पापा को लाइफ बख्शी। पापा की सर्जरी ठीक हुई, नो कोई कीमोथेरेपी नहीं, कोई रेडिएशन थेरेपी नहीं, और इतना कम से कम 6 इंच का कैंसर था मुंह के अंदर। उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन कर दी, मुंह काटना नहीं पड़ा, पूरा मुंह ठीक हो गया। पापा का सर्जरी ठीक हो गई। पापा 82 के थे तब जब पापा की सर्जरी हुई। तो ये शुक्राना मेरे मालिक का कि पापा को उन्होंने कैसे ठीक किया। पापा को गुरुजी ने जोड़ना था अपने साथ। तो अगले साल, पिछले साल की बात है, 2019 की बात है, ये 2020 की बात है आई थिंक, हाँ 2020 की बात है। 2019 तक मेरे को
पापा को ठीक कर दिया था उन्होंने, तब मुझे मेरे मन में हुआ कि मुझे गुरुजी का सत्संग अटेंड करना ही है, मुझे गुरुजी के सत्संग में जाना है। मैं ढूंढा करती थी लेकिन मेरी गुरुजी का बुलावा नहीं था। हर जगह गंगा आंटी के यहाँ मंडे पर सत्संग होता था, मैं कहती थी मुझे जाना है। मैं गंगा आंटी को फोन करके बोला करती थी कि गुरुजी, गंगा आंटी आपका सत्संग होता है, कहते मंडे को होते तो आ जाए कर। पर संगत जी, गुरुजी मेरा तब तक बुलावा नहीं था, वो बुला देते थे मुझे। अगले दिन सुबह उठ के जब मैं देखा करती थी फेसबुक पे, मैं कहती थी हे भगवान, मुझे तो जाना था गुरुजी के उसमें, लेकिन मैं नहीं जा पा रही थी। 2019 में मम्मी बहुत बीमार हो गई, मम्मी ने चलना छोड़ दिया। मुझे ऐसा लगता था कि मम्मी तो बचेगी नहीं। पापा के कैंसर के लिए डॉक्टर्स के पास जाते थे हर 3 महीने। पापा की थोड़ी याददाश्त जाने लग गई थी। संजीव का था कि सर्जरी के बाद भी संजीव सिर्फ 3 घंटे बैठा करते थे चेयर के ऊपर, उसके बाद संजीव के बट से खून निकलने लग जाता था हिप से। 3 घंटे से ज्यादा बैठते थे तो खून निकलता था। उसके बाद 10-10 दिन तक संजीव को बिस्तर में लेटना पड़ता था। श्रेया साथ में, मुझे समझ नहीं आता मेरी जिंदगी में हो क्या रहा है। मम्मी की हत्या, मम्मी भी कुछ नहीं कर पा रही थी मेरे साथ, तो चारों की सेवा गुरुजी ने जो मुझे बख्शी हुई थी, सेवा बख्शी। तो लेकिन बंदा चिट्ठा पड़ जाता है एकदम से कि ये क्या हो रहा है, जिंदगी एकदम बदल गई थी। मैं बहुत रोया करती थी, मुझे समझ नहीं आता था क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में। और गुरुजी का मुझे सत्संग में जाने का बहुत दिल होता था, लेकिन मेरे को नहीं था। आई थिंक वो टाइम गुरुजी मुझे चेक कर रहे थे कि ये लड़की के अंदर कितनी पेशेंस है। मैं फिर भी कर रही थी सेवा, मैं कभी कंप्लेन नहीं कर रही थी, बस बाबा को हाथ जोड़ा करती थी। मंदिर में जाके 2 3 दिन तक रोया करती थी, बहुत रोती थी, किसी से बात नहीं करती थी। मुझे लगता था पता नहीं क्या हो रहा है मेरी जिंदगी के अंदर। 2019 में गुरु पूर्णिमा से एक वीकेंड पहले ही मुझे मेरी फ्रेंड का फोन आता है, मुझे मैसेज आता है। वो मुझे कहती है कि मेरे घर में सत्संग है गुरुजी का। बस मुझे लगा कि इससे बेस्ट तो बस अब तो मुझे गुरुजी के जाना ही है, कुछ भी हो जाए। मैंने संजीव को बोला, मेरे अंकल को, कि मुझे गुरुजी के सत्संग में जाना है, संडे को है, गुरु पूर्णिमा से 1 दिन पहले की बात है ये। तो मैंने बोला मुझे तो जाना ही है। तो सुबह से मैं बड़ा तैयारी करके बैठी। हर घंटे बाद संजीव मुझे याद कराते, तुझे याद है ना आज तूने गुरुजी के सत्संग में जाना है। मैंने बोला हाँ मुझे याद है। मैं सुबह से ही फूल लेके आ गई, मैंने रख दिए, सजा दिए कि मुझे अब तो मेरे को भूलना ही नहीं, आज मुझे जाना ही है। रास्ते में जाते जाते मैं बाबा से बात कर रही हूँ, बाबा का स्वरूप मेरी गाड़ी में पड़ा हुआ है, अभी भी पड़ा हुआ है। और मैं बाबा से बात करती जा रही हूँ, मैं बाबा को बोल रही हूँ, बाबा मैं आपको चीट नहीं कर रही हूँ, आप मुझे लेके जा रहे हो गुरुजी के सत्संग में, मुझे जाना है, लेकिन मैं आपको अभी भी, आई जस्ट लव यू गुरुजी। बाबा मेरे को आपके साथ, आप तो मेरे साथ पिछले 25 सालों से आप मेरे साथ हो, तो आपको मैं कहीं छोड़ के नहीं जा रही, लेकिन आप ही मुझे गुरुजी के पास लेके जा रहे हो। संगत जी, मैं बाबा के वहां पे गई, गुरुजी के सत्संग में गई। मुझे गुरुजी का स्वरूप तो दिखाई नहीं दे रहा, मुझे स्वरूप में गुरुजी का लेफ्ट शोल्डर के अंदर मुझे बाबा ही दिखाई दे जा रहे हैं। और मैं बाबा को देख के रोई जा रही हूँ। उनकी जो सत्संग चल रही है, मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे। उसमें वही शब्द लगा है, तू ही मेरी माता, तू ही मेरा पिता, तू ही मेरे भ्राता। और मैं रोई जा रही हूँ। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे वो मेरे साथ बात कर रहे हैं। मैं एक ऐसी जगह पहुंच गई हूँ, मुझे बस इतनी मन की शांति मिल रही थी कि मैं एक सही जगह पे पहुंच गई हूँ। बस इसके बाद मेरे को कहीं नहीं जाना, यही मेरी जगह है, यही मेरा आसरा है। मैं सही भगवान के सही चरणों में पहुंच गई हूँ। संगत जी, मेरी फ्रेंड संगत सत्संग खत्म हुआ, मेरी फ्रेंड्स मेरे से बात करने लगी। वो मुझे कहने लगी, अनु तू एक फुल टाइम मेड क्यों नहीं रख लेती है। मैंने बोला मैं कैसे रखूं, मैं मेड रखती हूँ, संजीव को इन्फेक्शन हो जाती है, श्रेया बीमार हो जाती है, मैं कैसे रखूं घर में फुल टाइम। मेरे पास एक सफाई करने वाली है जो आती है हफ्ते में 1 दिन 2 दिन आती है, लेकिन मैं घर में नहीं रख सकती। कहते तू बड़ा घर क्यों नहीं लेती। मैंने कहा मैं जब बड़ा घर लेने की सोचती हूँ तो कोई ना कोई बीमार हो जाता है। अब तो बाबा ही करेंगे, अब गुरुजी करेंगे। मैं अभी ये बोल रही हूँ, मैं रो रही हूँ, मम्मी बीमार है, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। संगत जी, उसी टाइम पे गुरुजी का स्वरूप पड़ा हुआ है, वहां से मुझे नहीं पता, कोई किसी ने म्यूजिक नहीं प्ले किया, कहाँ से किया, इतनी ऊंची ऊंची आवाज आनी शुरू हो गई, वाहे गुरु बोलो, वाहे गुरु, वाहे गुरु बोलो, वाहे गुरु। सब चुप। उस टाइम पे मुझे लगा मेरे बाबा गुरुजी मुझे कह रहे हैं, अनु तू फिक्र क्यों करती है, मैं तेरे नाल हूं। सबने जाके चेक किया, सबने पूछा ये किसने प्ले किया था, किसी ने प्ले नहीं किया था। संगत जी, ये गुरुजी के स्वरूप से आवाज आई थी और सबने सुनी। तो गुरुजी का कहने का तरीका था कि अनु तू फिक्र क्यों करती है, तू मेरे कोल आ गई है ना, उन मैं तेरे नाल आएगा, मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, वहां से मुझे मेरी फ्रेंड ने एक बड़े मंदिर का जल प्रसाद था, वही छोटी सी बोतल में दिया। उसने कहा अनु तो संजीव को जहाँ पे खून निकलता है वहां पे लगा, श्रेया को दे, मम्मी को दे, सबको दे, सब ठीक होएगा। संगत जी, मैं वो जल प्रसाद घर लेके आई, मैंने संजीव के चोट पे लगाया और गुरुजी को बोला, गुरुजी अगर आप हो ना, ये नादानी होती है ना, ये हम होते हैं जो गुरुजी को टेस्ट करते हैं। उस टाइम पे मैंने गुरुजी को हाथ जोड़ा और मैंने कहा, गुरुजी अगर आप हो ना, तो ये तो जो चोट संजीव की है, जो खून है, ये तो 10-10 दिन तक संजीव बिस्तर में लेटते हैं, अगर आप हो तो
कल तक सुबह तक ठीक करके दिखाओ संजीव को। संगत जी ये मेरी गलती थी, लेकिन गुरुजी को टेस्ट कर रही थी मैं, ये भी मेरी गलती थी। माफी गुरुजी, एक तरीका था गुरुजी से कनेक्ट करने का आई गेस। तब तक मैं गुरुजी से इतना कनेक्ट नहीं हुई थी, लेकिन गुरुजी को टेस्ट कर रही थी तो गुरुजी ने मुझे अगले दिन ही संजीव की चोट ठीक हो गई। लेकिन अगेन गुरुजी ने मुझे सोची दी, मांगा ना तुझे, मांगते नहीं है, हमेशा ब्लेसिंग मांगते हैं गुरुजी की। संगत जी संजीव का 3 हफ्ते तक संजीव ठीक रहे, फिर संजीव का वूंड खुल गया। इस बार मैंने गुरुजी को ये नहीं बोला कि गुरुजी संजीव को ठीक करो, मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लगाती रही, संजीव को पिलाती रही, नहलाती रही, उसी जल प्रसाद से बस हाथ जोड़ती रही, गुरुजी संजीव को ब्लेस करो, हम सबको ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो। दिन रात मेरा यही था गुरुजी से। संगत जी वो दिन है 2019 में और आज का दिन है कि संजीव चेयर में 12-12 घंटे 14-14 घंटे बैठते हैं और संजीव के खून नहीं निकलता। वो जो चोट लगी हुई थी, जो सर्जरी से जो डॉक्टर ने करी थी, संगत जी ये गुरुजी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता उनके सिवाय। तो जिंदगी में जो चोट संजीव की इतने सालों तक संजीव का खून निकलता था, वो खून क्या वो जगह लाल ही नहीं होती। संगत जी इतना विश्वास है गुरुजी ने ऐसे ऐसे मिरेकल्स करे हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। संगत जी संजीव ठीक हुए, उसके बाद मम्मी को मैंने जल प्रसाद लोटा प्रसाद देना शुरू किया, मम्मी ने चलना शुरू कर दिया। आप विश्वास करोगे कोविड आ गया, उसके बाद 2019 में मेरा चक्कर गुरुजी ने इंडिया में लगवाया बड़े मंदिर में। मैं यहाँ से ही बोल के गई थी मुझे बड़े मंदिर जाना ही है, और गुरु मुझे पता था समोसा प्रसाद और जल प्रसाद होता है। मैं संडे को पहुंची, मंडे को ही मैं बड़े मंदिर गई। संगत जी मैंने तो दिल में बहुत कुछ सोचा हुआ था कि मैं गुरुजी से ये मांगूंगी, वो मांगूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। संगत जी पहली चीज वहां पे पहुंची, वहां पे बाहर गाय का बछड़ा था, नंदी के रूप में मुझे दर्शन हुए। मैं अंदर गई, मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे पहुंच गई थी। संगत जी वहां पे पहुंच के तो जैसे कि मैं स्वर्ग पहुंच गई हूँ, जैसे कि मैं सीधा रब के पास पहुंची। मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे, मैं मांगना तो भूल ही गई कि मैंने क्या मांगना, क्या बात करनी। बस मैं रोती जा रही थी, रोती जा रही थी और रोती जा रही थी। मेरे को अंदर था कि मैं जाके बैठूं अंदर गुरुजी के चरणों के पास। वहां पे मुझे बैठने को मिला। मैं अपनी चालाकी कर रही थी कि मैं आंखें बंद रखूंगी तो मुझे कोई नहीं बोलेगा बाहर जाने के लिए, लेकिन संगत जी गुरुजी को ज्यादा पता होता है। वो मैं वहां पे बैठी रोती रही गुरुजी को, बस पता नहीं मैं क्या कर रही थी। गुरुजी के सामने बैठ के मेरे आंसू ही निकलते जा रहे थे, रोना ही नहीं रुक रहा था, और कोई मुझे कह भी नहीं रहा था कि बाहर निकलो। 10 मिनट 15 मिनट पता नहीं मैं कितनी देर बैठी, उसके बाद बाहर आए, गुरुजी को शुक्राना करा, बाहर आए, बाहर आके समोसा प्रसाद मिला, चाय पी, उसके बाद बाहर आके स्वरूप भी मिले गुरुजी के। छोटा सा स्वरूप मेरे को चाहिए था अपने पर्स में रखने के लिए, लेकिन नहीं मिला, तो मैं अपनी बुआ को बोल रही थी कि मुझे वो स्वरूप चाहिए था। वहां से जो कार सेवा वाले होते हैं, देखो गुरुजी कैसे वो भी इच्छा पूरी करते हैं, तो बुआ ने कहा चल तू जाने से पहले आएगी तब तुझे मिल जाएगा। मैं वहां से आई, वहां से आने के टाइम पे मैंने सोच रही थी, दिमाग में था, तो जो कार सेवा वाले जो अंकल थे, अचानक ही उन्होंने सिर पे पटका पड़ा हुआ था, वो पीछे मुड़ के मुझे कहते एलो तोड़े वास्ते। उन्होंने वो जो पर्स में रखने के स्वरूप होते हैं छोटे वाले, उन्होंने मुझे बोला दिया। मैंने कहा जय गुरु जी। मैं तो सोचा ही था, मैंने अंकल को बोला, मैंने कहा अंकल यही तो मुझे चाहिए थे। अंकल कहते ये आपके लिए ही है। मैंने बोला कितने भी ले लूं? कहते आप जितने मर्जी ले लो, ये सब आपके लिए ही है। शुक्राना मेरे मालिक गुरु जी कैसे इच्छा पूरी करते हैं। वहां से मैं मत्था टेका। मनु मेरा बेटा जॉब चेंज करने की कर रहा था, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था। संगत जी मैं वहां पे मत्था टेक रही थी, उन्हीं दिनों के अंदर वहां पे उसने जॉब चेंज करी, गुरुजी ने उसकी जॉब चेंज कराई। अब वो इतना खुश है, शुक्राना मेरे मालिक। जो चीजें मुझे नहीं पता चल रही थी, जो प्रॉपर्टी के एड्रेसेस जो संजीव की जो फैमिली छुपा रही थी, जिन्होंने अपने नाम पे कर ली थी संजीव की झूठी सच्ची चिट्ठियां देके, संगत जी इस ट्रिप में बड़ा मंदिर में मत्था टेकने के बाद मुझे उस प्रॉपर्टियों के एड्रेस मिल गए। मुझे ये भी पता चल गया कि उन्होंने झूठी सच्ची चिट्ठियां देके संजीव की प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर ली। तो संगत जी जो चीजें मुझसे छुपाई, और इसमें भी मैंने कब तब भी कंप्लेन नहीं किया, मैंने शुक्राना किया गुरुजी का। मैंने कहा गुरुजी इसमें भी हमारा ही कुछ भला है, इसमें भी आपने कुछ कष्ट काटे हैं हमारे, तो शुक्राना मेरे मालिक। वहां से मत्था टेक के गुरुजी का जल प्रसाद लेके मैं वापस अमेरिका वापस जब आई, तो जनवरी के अंदर पापा गुरुजी कैसे जिंदगी बख्शते जा रहे थे पापा को। पहले कैंसर ठीक किया, उसके बाद मैं एक दिन घर से जा रही थी, मैंने पापा को बोला कि पापा, मैंने गुरुजी को मत्था टेका, मैंने कहा गुरुजी चलो ग्रोसरी करके आने और डोसा खा के आने, पर घर में भी सबका ध्यान रखना संगत जी। मैं ये बोल के गई, वापस आई तो संजीव ने कहा पापा से पूछ, पापा शायद गिर गए थे। मैंने बोला रियली? मैं पापा के पास गई, पापा क्या हुआ? मेरी बेसमेंट में 13 सीढ़ियां हैं और नीचे पूरा सीमेंट है,
पापा ब्लड थिनर के ऊपर हैं, पापा हार्ट पेशेंट हैं, जरा सी भी चोट लगे उनका खून निकल सकता है। संगत जी, पापा सीढ़ियां ऊपर से 13 सीढ़ियां नीचे गिरे, गुरुजी ने अपने हाथों में रख के उनको बचाया। पापा का कहीं खून नहीं निकला, डॉक्टर पे लेके गए, हल्की सी चोट लगी उनको पीठ में, थोड़ा सा नील पड़ा। डॉक्टर कहता है कि 13 सीढ़ियां ऊपर से नीचे गिरने के बाद तो एक नॉर्मल इंसान को भी चोटें लगती हैं, हड्डियां टूट जाती हैं। तो कोई है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये उनको क्या पता, ये तो हमारे प्यारे गुरुजी थे जो मेरे पापा को जिंदगी देते जा रहे थे। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, वैलेंटाइंस डे पे गुरुजी का जाके शुक्राना किया कि शुक्राना मेरे मालिक, पापा को जिंदगी बख्शते जा रहे थे, यहाँ पे खत्म नहीं होता। उनको पता था कि पापा मेरे साथ हैं, उनको पापा ने सारी उम्र मेरी सेवा करी और पापा की मुझे कितनी जरूरत है। उन्होंने, पापा को डेमेंशिया हो गया, पापा घर छोड़ के चले गए रात के 10:30 बजे। हमें पता ही नहीं चला, रात को 2:30 बजे के करीब पता चला तो पुलिस को फोन किया, उनके कुत्ते लेके आए। मैं घर के बाहर रो रही थी कि पापा कहाँ चले गए, हमें पता ही नहीं, ये पहली बार हुआ। संगत जी, मेरे घर के बाहर इतनी खुशबू, इतनी फूलों की खुशबू मेरे साथ रात के 2:30 बजे से 2-2:30 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक, कि मुझे ऐसा लगा कि कितने फूल ही फूल खिल गए। और मैं गुरुजी को हाथ जोड़ रही थी, मैंने कहा गुरुजी पापा के साथ रहो, पापा को साथ लेके आओ। संगत जी, पापा रात को 10-10:30 बजे के गए हुए, कहाँ तक चलते हुए, पता नहीं किसी दूसरे शहर में पहुंच के वहां पर सड़क पे सो गए, जहाँ पे लोग कोई मार जाता, उनको कुछ कर जाता, किसी को कुछ नहीं पता। गुरुजी उनका हाथ पकड़ के उनको वापस लेके आए घर में। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना, कैसे पापा वापस आए। उसके बाद मेरे को गुरुजी की तो ब्लेसिंग चलती जा रही थी। मैंने किसी पंडित जी को बोला कि मुझे घर लेना है, तो पंडित जी ने कहा अनु जी, आपके जो योग है ना सब खत्म हो गए, अब आपकी किस्मत में घर नहीं है। मैं गुरुजी के पास गई, मैंने कहा गुरुजी रियली, अब आप घर नहीं, अब नया घर नहीं लेंगे, मैं घर में सत्संग कराना चाहती, कभी नहीं होगा। लेकिन गुरुजी कैसे प्लान करते हैं, उन्होंने दिमाग में सोची डाली, घर दिखाना शुरू किया। मुझे घर की पिक्चर उन्होंने मेरे दिमाग में पहले दिखा दी थी कि तेरा किचन ऐसा होगा, तेरा घर ऐसा होगा, उन्होंने सारा दिखा दिया था। संगत जी, उन्होंने मेरे को घर दिखाया, मैं घर देखने के लिए, मैं जैसे ही घर में घुसी तो मैंने घर किचन देखा। ये तो गुरुजी मुझे पहले दिखा चुके थे कि तेरा किचन ऐसा होगा, तेरा घर ऐसा होगा, तेरी एंट्रेंस ऐसी होगी। मैंने जैसे ही घर देखा, मैंने कहा शुक्राना मेरे मालिक, यही घर है मेरा। मैंने साइन किया। जो प्राइस था वो ओवर प्राइस था, ज्यादा पूछ पैसे मांग रहे थे। और आजकल के टाइम पे न्यूयॉर्क के अंदर अगर तुम्हारे को 1000 रुपये की चीज है तो तुम्हें 1020 मिलते हैं, क्योंकि लोग ज्यादा पैसे मांग रहे हैं। जो प्राइस लगाया हुआ था मेरे बजट के बाहर था, तो मैंने उसको बोला मैं तो इतने का नहीं खरीद सकती, मैं कम का खरीद सकती हूँ। उसने कहा कि बात करके देखते हैं। संगत जी, सेलर कम से कम $150,000 कम देके, $200,000 $150,000 जो मैंने प्राइस बोली थी, संगत जी उस प्राइस पे गुरुजी ने कैसे एक्सेप्ट कराया। जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ कैसे हुआ, जो मेरा घर बेचना चाह रही थी वो भी गुरुजी ने सोची डाली। कैसे मैंने घर वो बेचा मुझे नहीं पता संगत जी, मैंने पहले दिन सेल पे लगाया, पहले दिन ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। उसके बाद मैं कह रही थी गुरुजी को, गुरुजी कब क्लोजिंग होगी, कब क्या होगा। और गुरुजी का मैसेज मुझे रोज आ रहा था, रोज सत्संग में मैसेज आ रहा था कि मैं तेरे नाल है ना, तेरी सारी कोशिशें, सारी तेरी मुश्किलें तेरी दूर हो गई हैं, तो मेरे पे तेरी विश्वास रख, मैं तेरे नाल है ना, मैं तेरे साथ हूँ, तेरी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, तू फिक्र ना कर, तू बस मेरे पे भरोसा रख, तेरे साथ हूँ, तेरी जो इच्छा है मैं पूरी करूंगा, तेरे आगे खुशियां ही खुशियां हैं। ये मैसेज मुझे रोज किसी ना किसी रूप में मिल जाता था, टेक्स्ट मैसेज में, चाहे वो मुझे किसी संगत का मैसेज आता था, कुछ ना कुछ आ जाता था। संगत जी, मेरे को जो है ये जो घर लेने के ये जो चल रहा था घर लेने का, उससे पहले मेरे को दिमाग में जो सोची डाल रहे थे गुरुजी की मेरे को घर खरीदना, इस टाइप का मुझे टोटली ब्लैंक कर दिया गुरुजी ने। आई गेस कि गुरुजी मुझे नहीं चाहते कि मैं जो शेयर करना चाह रही थी मेरे दिमाग से निकाल दिया गुरुजी ने। आई गेस माफी गुरुजी, आप जो चाहते हैं मैं वही शेयर कर रही हूँ। तो घर की क्लोजिंग नहीं हो पा रही थी, मन्नू पैसे की कमी हो रही थी क्योंकि कुछ कैश ज्यादा देना पड़ रहा था मुझे। मैं मन्नू को कहती, मन्नू कैसे होगा इंतजाम, मेरे बेटे को मैं कह रही थी, मैं बहुत रो रही थी। तो गुरुजी नंबर 7 दिखा रहे थे मुझे बार बार, 7 जो ये मैंने घर खरीदा संगत जी, इसका टोटल भी नंबर 7 है।
मैंने गुरुजी से मांगा था कि मुझे गुरुजी वैलिडेट करो कि ये घर आप लेके दे रहे हो, मुझे बटरफ्लाई दिखाओ। जो रियल एस्टेट वाली थी उसका जो मास्क बना हुआ था उस पर सिर्फ तितलियां बटरफ्लाई, तो मुझे वैलिडेट हो गया था ये घर गुरुजी ही लेके दे रहे हैं, क्लोजिंग भी गुरुजी कराएंगे। और नंबर 7 आ रहा था, तो मैं मन्नू को कह रही थी मुझे इतना विश्वास है गुरुजी पे, जो सही टाइम आएगा। बैसाखी आने वाली हो गई, मैंने बोला यू नो व्हाट, नया साल चलेगा, गुरुजी मुझे नए साल के बाद ही लेके देंगे घर। संगत जी वही हुआ, मैंने घर की क्लोजिंग करी वीरवार को, 7वें फ्लोर के ऊपर क्लोजिंग करी। मुझे था कि मैं मूव करूं इस घर के अंदर, वो भी 7 नंबर का दिन हो। 25 तारीख को, मैंने 26 को करा था मूवर्स को कि मैंने मूव करना है, वो भी मंडे था। मैंने कहा चलो गुरुजी कोई बात नहीं, मैं जब मूव करूंगी तो मंडे ही है, आपका ही दिन है। लेकिन संगत जी, गुरुजी को पता था कि 7 नंबर मेरे कितने क्लोज है। मूवर्स का मुझे फोन आ गया कि हम संडे को, जो कि 25 तारीख है, हम उस दिन क्लोज कर सकते हैं। मैंने कहा 25, जय गुरुजी, आप ही करा रहे हो। उस दिन बारिश होनी थी, अगेन गुरुजी की ब्लेसिंग थी, कोई बात नहीं। हमने 27 को ही गुरुजी ने मुझे घर में मूव कराया। उसके बाद मैंने सत्संग शेयर कराई हैरी अंकल का कि कैसे मेरे गुरुजी का सत्संग अभी 18 को हुआ, जो कि 8 और 1 9, 27 साल हो गए एक्सीडेंट को। गुरुजी ने जो मुझे सेवा बख्शी हुई है वो सेवा बख्शी हुई है। बीच में गुरुजी मेरे सपने में आते थे, मेरे को कोविड का वैक्सीनेशन लगा और मैं गुरुजी का मथा टेक रही हूँ, अपने घर में लेटी हुई हूँ, इतना बुखार हो गया, इतनी तबीयत खराब हो गई मेरे को। और उससे एक रात पहले ही मैंने सीमा नरूला आंटी का मैसेज सत्संग सुना कि उनकी अंडरआर्म में सिस्ट हो गया था, जो कि कैंसरस नहीं था, समथिंग। उनका सत्संग सुन रही थी मैं, तब तबीयत खराब थी, आधे सत्संग में। तो मैंने अगले दिन सुबह उठ के, मुझे जब मेरी आर्म के ये लेफ्ट आर्म के नीचे इतना बड़ा सिस्ट हो गया, सुबह उठी तो मैंने कहा ये क्या हो गया। तो मैंने उनसे बात करी, सुबह उठ के उनको फोन किया, क्योंकि उनका सत्संग शेयर किया था उन्होंने, तो मुझे विश्वास था कि ठीक होएगा। तो पैर को मैं सत्संग सुन रही थी, सुनते सुनते मेरी आंखें बंद हो गई और मैं गुरुजी के, अपना सिर गुरुजी के गोद में रखा हुआ था, अपनी गद्दी, अपने घर में जो गद्दी लगी हुई थी उस पर मत्था टेक के रखी हुई थी। और गुरुजी मेरे ऊपर जल छिड़क रहे हैं, अमृत वर्षा करते जा रहे हैं, अमृत वर्षा करते जा रहे हैं। जब मेरी नींद खुली, मैं पूरी गीली थी पसीने से, जैसे कि गुरुजी की अमृत वर्षा हो रही है। आंखें खोली तो गुरुजी के दरबार में बैठी हुई थी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, बेअंत शुक्राना। गुरुजी सपने में आके मेरी इस कोविड के टाइम के ऊपर जो मैंने गुरुजी से ज्यादा कनेक्शन हुआ, उन्होंने मुझे व्याख्या सुनाई जिसमें मेरे को जवाब मिले व्याख्या से। जब मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन होता था, मैंने जो मार्च के अंदर जो मैंने पहला सत्संग शेयर किया था, उसके बाद मैं गुरुजी से बात किया करती थी, गुरुजी मुझे भी सेवा बख्शो, मुझे कोई सेवा बख्शो संगत जी। मैं गुरुजी का चाय प्रसाद बना रही थी और मैं गुरुजी से बात करी, मैंने कहा गुरुजी सारी संगत आपकी सेवा करती है, कोई जूम सेवा कर रहा है, कोई बड़े मंदिर में सेवा कर रहा है, कोई मुझे भी सेवा बख्शो ना आप। लेकिन आपको पता है कि मेरी लाइफ ऐसी है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, लेकिन कुछ तो सेवा ऐसी बख्श सकते हो आप मुझे कि जो मैं कर सकती हूँ। लेकिन आपके बड़े मंदिर में अगर आपकी कोई सेवा मुझे मिलेगी, लेकिन मुझ तो एक मैसेज कैसे मिलेगा? आप तो लोगों की ड्रीम्स में आके मैसेजेस देते हो, मुझे कैसे मिलेगा मैसेज? संगत जी, ये तो मैं गुरुजी से बात कर रही थी, लेकिन गुरुजी कैसे पूरी करते हैं? मुझे 2 मार्च को मैंने सत्संग शेयर किया, वो भी मम्मी का बर्थडे था उस दिन। गुरुजी ने कैसे सेवा कराया, मैं चाहती थी उस दिन शेयर करना, वो भी गुरुजी ने डेट पिक करी मेरी सत्संग शेयर करने की। रात को 12 बजे मुझे रश्मि कपूर आंटी का मैसेज आता है, कहते हैं अनु आंटी मैं आप ही को ढूंढ रही थी, क्योंकि उनको सपने में गुरुजी ने 2 हफ्ते पहले दिखाया था कि मेरा इंस्पिरेशनल सत्संग शेयर होना चाहिए बड़े मंदिर में, गुरुजी ने उनको बोला था। और गुरुजी ने वो मुझे सेवा बख्शी, उनका मुझे मैसेज आता है, जो कि मैंने गुरुजी से थोड़े दिन पहले ही मांगी थी कि गुरुजी मुझे सेवा बख्शो, जिनको मैं जानती भी नहीं। उनका मैसेज, मैं इतना रोई, मैंने कहा गुरुजी शुक्राना मेरे मालिक, आप मुझे, हम तो सोचते पहले हैं बाद में आप करते हो, बाद में हम सोचते बाद में, पहले आप हमारी इच्छा पूरी करते हो। मैं तो गुरुजी से खाली जरा सा बात करती हूँ संगत जी, और गुरुजी कैसे करते हैं। श्रेया को जैसे मैंने दिमाग में सोचा किसी संगत का सुन के कि मुझे गुरुजी कैसे अननोन बंदे से कैसे सत्संग शेयर कराएंगे संगत जी, मुझे गुरुजी ने वो भी सत्संग शेयर करा दिया। मैं संजीव की डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेके गई, वहां पे एक संगत मुझे मिली जो इंडिया से थी, जिसने पुखराज पहना हुआ था, मैंने भी अंगूठियां पहनी हुई थी, मेरी भी गुरुजी ने कैसे अंगूठियां उतरवाई कि
अगर विश्वास, और अंगूठियां उतरने के बाद ही मैंने देखो घर लिया। मैंने तो अंगूठियां पहनी हुई थी, शायद मुझे घर ले लूंगी नया, लेकिन गुरुजी की जो ब्लेसिंग होती है वो अंगूठियां, ये सब कोई अंधविश्वास नहीं करना। अब तो मैं कोई अंधविश्वास नहीं करती, मैं तो खाली अपने गुरुजी पे इतना विश्वास है कि वो जो और करेंगे अच्छा ही करेंगे। गुरुजी आपने जो कुछ किया, माड़ा चंगा जो कुछ भी होता है, अगर आपने कुछ लिया, दिया, देने के बाद भी आपने लिया, उसमें भी शुक्राना। आपने जो दिया, जो हर पल, हर सांस, हर जो सेवा मुझे बख्शी हुई है गुरुजी, ऐसी सेवा तो आई थिंक किसी को मिलती नहीं, किस्मत वालों को मिलती है। अब तो मैं उस चीज में भी अपना शुक्राना ही करती हूँ। शायद मेरे गुरुजी कष्ट काट रहे हैं, मेरी बेटी, मेरे संजीव की जो सेवा, पापा की, मम्मी की जो भी सेवा मुझे बख्शी हुई है, गुरुजी शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना बेअंत शुक्राना। मैं तो सत्संग इतने हैं संगत जी की मैं सारा दिन बोलती रहूं तो भी मेरे सत्संग खत्म नहीं होंगे। शुक्राना अंकल की इतना बड़ा सत्संग, आज फादर्स डे वाले दिन मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाह रही थी कितने दिनों से, और वो इच्छा भी मेरी गुरुजी ने आज पूरी करी कि मेरे फादर, गुरुजी आप तो अगर ना होते, मैं जो हूँ आज, मैं जो हूँ, जिस हाल में हूँ, जो कुछ भी आपने मुझे दिया है, शायद मेरी तो औकात ही नहीं थी। मेरे को तो, मैं तो इस जिंदगी में शायद मेरे को तो मिलना भी नहीं चाहिए था जो आपने मुझे दिया, जो आप मुझे दे रहे हो, जितना प्यार मुझे दे रहे हो, मुझे संगत के रूप में, इतनी प्यारी संगत के रूप में आप मुझे फैमिली दे रहे हो। मेरी जिंदगी की, जो मैंने जिंदगी में कभी अपना लाइफ कभी किसी से शेयर नहीं करी थी संगत जी, कभी गुरुजी ने, मेरे पापा ने यही सिखाया था कि तेरा दुख है अनु, किसी से शेयर नहीं करना। गुरुजी मेरे से वो ही अब शेयर करा रहे हैं, मेरी लाइफ की जर्नी शेयर करा रहे हैं। पता नहीं सत्संग शेयर करने वाले का भी भला और शेयर करने वाले का भी भला। सो शुक्राना मेरे मालिक, कोई भूल चूक हुई हो, मैंने कुछ गलत बोला हो गुरुजी, मुझे माफी करना। संगत जी अगर मैंने किसी के लिए कुछ बोला हो, किसी को हर्ट किया हो, माफी मेरे मालिक, माफी। और अंकल अगर कभी भी गुरुजी का सत्संग शेयर करना हो, आई एम ऑलवेज देयर, क्योंकि मेरे पास तो इतना कुछ है जो गुरुजी ने आज बुलवाया, जो मैसेजेस बुलवाए वो गुरुजी की सोची थी, गुरुजी ने ही सोची दी है। क्योंकि बोलना तो तुम बहुत कुछ चाहते हो, प्लानिंग बहुत कुछ चाहते हो करना, बहुत कुछ सोच के आते हो, लेकिन गुरुजी वही बुलवाते हैं जो गुरुजी चाहते हैं। सो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना बेअंत शुक्राना, बस मुझे अपनी चरणों से जोड़ी रखना। सो शुक्राना मेरे मालिक, बस मेरे साथ रहना, मेरे अंग संग रहना गुरुजी, कभी मत छोड़ के जाना। आप हो तो मैं हूँ, नहीं तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। संगत जी आप, गुरुजी आपके पैरों की धूल हूँ मैं। माफी मेरे मालिक, माफी अगर मैंने कुछ बोला। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना अंकल।